Hello students, we are going to start with the revision of interest rate risk management. Okay, I'm sure and I'm assuming that you already know that what are the topics that you have to cover under interest rate risk management. Number one, the forward rate agreement, FRAs, that is forwards on interest rates. Number two, cap, floor and collar, that is options on interest rates, and swaps where the interest rates are the underlying. You have not studied swaps and derivatives as such, though this chapter is also derivatives only, not that this chapter is not derivatives. ये भी derivatives ही पढ़ रहे हो तुम, लेकिन क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट्स की अंडरलाइंग के साथ में जो डेरिवेटिव है दे हैव गिवन अ सेपरेट नेम एंड वी कॉल इट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट ओल्ड करिकुलम में डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बोल के दो अलग चैप्टर नहीं हुआ करते थे. वी यूज्ड टू स्टडी एवरीथिंग एंड ऑल टुगेदर ओनली. ओके, बट नेवरदिलेस जैसे करिकुलम में दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग जाएंगे. तो मैं अज्यूम कर रही हूँ तुम्हारा डेरिवेटिव्स का रिवीजन हो गया है, तुम्हें डेरिवेटिव्स के बेसिक्स आते हैं एंड एवरीथिंग. ओके, तो आउट ऑफ द 3 टॉपिक जो मैंने अभी तुमको बोला, आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विद द फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट टॉपिक. और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए, तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा. नहीं मिलता है तो मुझे पिंग करना, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी. नंबर 1. नंबर 2, कैप फ्लोर कॉलर तुम्हारा कंफर्टेबल ही होगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ कॉल एंड पुट. अगर तुमको ऑप्शंस की 4 बेसिक स्ट्रेटेजी अच्छी से आती है, बाय कॉल, सेल कॉल, बाय पुट, सेल पुट, इफ़ यू नो ऑल दिस 4 स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली, मुझे नहीं लगता कैप, फ्लोर एंड कॉलर में तुमको दिक्कत आनी चाहिए. बिकॉज इट इज़ प्राइमरीली कैप इज़ नथिंग बट कॉल एंड फ्लोर इज़ नथिंग बट पुट. इट इज़ वन एंड द सेम कंसेप्चुअली. ओके, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन स्वॉप्स बिकॉज आई फील दैट फ्रॉम द स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव स्वॉप्स लाइक बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं एंड बच्चों की भी शायद इसमें इतनी गलती नहीं है. मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड टॉपिक है. इट इज़ वेरी क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन. जब मैं ये बात बोलती हूँ ना, तो आई मीन टू से दैट वी कैन नॉट ड्रॉ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और अ फॉर्मैट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक. मुश्किल है एक्चुअली. जिस भी बैच में बच्चे ने मेरे से पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, रेगुलर में पढ़ा, चाहे स्विफ्ट में पढ़ा, चाहे रैपिड में पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा होगा, तो बच्चों ने, मैंने स्ट्रक्चर दिया है सॉफ्ट्स में. आई हैव गिवन देम द स्ट्रक्चर, बट देन दैट स्ट्रक्चर इज़ नॉट लाइक फॉर्मल स्ट्रक्चर. मतलब जिस भी वैरायटी का स्वॉप्स हम कराते हैं क्लास के अंदर में, वेदर दे हैव आस्क्ड इन द पेपर और नॉट, वो करवाया है क्लास के अंदर में काफ़ी सारी वैरायटी. तो कहने का मतलब ये है कि एजेंडा ये था कि जैसे तुम स्वॉप का सम देखो तो तुमको एक आइडिया रहना चाहिए कि ओके ये पर्टिकुलर इस सम इस तरह से जाएगा. देयर इज़ अ पर्टिकुलर यूनिक वे अ पर्टिकुलर स्वॉप सम फॉलोज. आई एम श्योर गाइज ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव डन क्लासेस विद अस, दे आर एग्जैक्टली गेटिंग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ओके, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी समझ जाएंगे थोड़ी देर. हाँ, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, सम तो तुमने देखे ही होंगे ये सारे. ओके, और एक बात तुमको बता दूं, आई डोंट नो वेदर तुमको पता है कि नहीं पता है, वर्ल्ड के अंदर में तुम्हारे 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वॉप्स. तुमको बता दूं मैं कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर स्वॉप्स में होता है. बट देन मैक्सिमम ऑफ देम गो अनअकाउंटेड बिकॉज दे डू नॉट रूट थ्रू द बैंकिंग सिस्टम. इन ऑर्डर टू बी लाइक कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए. अगर वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी. लेकिन सबसे बड़ा मार्केट स्वॉप्स का है. इंडिया में स्वॉप्स का मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुमको सम्स में समझ में आए कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग. ओके, तो मैंने स्वॉप्स पे ज़्यादा सम्स लिए हैं. आई एम श्योर उससे तुम्हें रिविजन भी मिलेगी और थोड़े बहुत जो कभी कभी क्या होता है कि जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो इतनी अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती हमें कई बारी. बट हाँ, हम दोबारा जब पढ़ रहे होते हैं या रिवाइज़ करा रहा होता है सेम आदमी, तो हमें ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ें समझ में आती है. कोई एक चीज़ हमें, अरे मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस बार मैं ध्यान, दैट वे. तो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल सम एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ CA फाइनल और CMA फाइनल वुड हैव सीन दिस सम. ऐसा नहीं बच्चों ने देखा नहीं होगा. एक टॉपिक है तुम्हारा CA इंटर में, अभी मैं इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई केम अक्रॉस जब इंटरनेशनल ट्रेड का जो चैप्टर है तुम्हारा, लास्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इन इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने देखा गाइस कि कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बात करी हुई है. तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उन्होंने ये वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज. उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. तो ये जो सम्स होते हैं ना तुम्हारे, ये जो सम्स होते हैं, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज के सम्स होते हैं एक्चुअली. और लॉजिक बिल्कुल सेम लगेगा, ऐसा नहीं कि लॉजिक अलग लगने वाला है तुम्हारा.
अब सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुमको। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आगे बढ़ूँ उसके पहले एक बात और। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्वॉप्स, नंबर वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्वॉप, नंबर टू इज कॉल्ड currency swaps. Okay, they have not asked any question as such on currency swap. This is like, ये करेंसी स्वॉप का सम है वैसे तो, लेकिन करेंसी स्वॉप का सम होते हुए भी ये फाइनेंशियल स्वॉप का सम है। क्यों, ये मैं 2 मिनट के बाद तुमको बताऊंगी। तो ये जो तुम्हारे एक एग्जांपल तुमको लेके बताती हूँ, आई थिंक तुमको ज़्यादा अच्छा समझेगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे सपोज करो पार्टी ए है और पार्टी बी है। ओके, एंड देन you have fixed. See, I will not be able to go in too much of detail because ultimately we are revising and we have to cover 10-12 sums for that matter. Okay, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो तुम्हें ज़रूर गेन हो जाएगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ। ये फ्लोटिंग है, राइट। दिस इज़ लाइक अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, ये मेरा फोटोजेनिक कंफर्ट है। अगर क्वेश्चन में सपोज पार्टी ए और पार्टी बी यहाँ और यहाँ देता है और फिक्स फ्लोटिंग यहाँ और यहाँ देता है, तो भी मैं फॉर्मेट को चेंज करती हूँ, बिकॉज द मोमेंट इट इज़ समथिंग कॉल्ड फोटोजेनिक मेमोरी। तो एक तुम्हारे विजुअल कंफर्ट में अगर सम को प्लेस किया जाए ना, तो 50% सोल्यूशन तो वैसे निकल जाता है। ट्राई करके देखना, हो सकता है तुम्हें हेल्प होगी। तो दिस इज सपोज 10% एंड दिस इज सपोज लाइक मे बी काइंड वॉट 12%, एंड दिस इज लाइक मे बी L+2 एंड L+1 पॉसिबल। ये पॉसिबल है। इसमें अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये 2% का डिफरेंस है और यहाँ पे 1% का डिफरेंस है, राइट। 1% का डिफरेंस है। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करी क्या, कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मतलब होता है द मार्केट फॉर फिक्स्ड बोरोइंग। अपन फिक्स्ड कब बोरो करते हैं, जब मुझे लगता है कि ब्याज ऊपर जाने वाला है। If you are anticipating the interest rates to go up, you want to block your interest rate through borrowing in the fixed rate market. And if you feel that the interest rates are going to move down, then you would want to prefer and focus on the floating rate market for that matter. Because अगर तुमको लगता है कि मार्केट, देखो ये लगने वाली चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। You need to have some belief actually. If you do not have a belief, how would you operate in the market? तो फिक्स्ड रेट मार्केट के अंदर में ए का कॉस्ट बी से कम है। कैन यू सी दैट, राइट। सिमिलरली बी का फ्लोटिंग मार्केट में ए से कम है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। मीन्स if you compare A and B in the fixed and floating market, A is enjoying an absolute advantage in the fixed rate market because relatively the cost is lower. And if you see the floating rate market, then B is enjoying an absolute advantage in the floating market because the cost of borrowing in the floating market for B is lower. एक और एग्जाम्पल ले लूँ क्या, देखो यहाँ पे A and B. Okay, again fixed 10% and 12% ले लेती हूँ यहाँ पे, and floating. Okay, floating will be like L+1 and L+2. अब ये क्या हो गया, दोनों में फ़र्क दिख रहा है तुमको। इफ़ यू कंपेयर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब क्या हुआ कि A इज गुड इन बोथ द मार्केट्स। देखो यहाँ पे 2% का फ़र्क है और यहाँ पे 1% का फ़र्क है, राइट ना। तो A इज़ बेटर इन बोथ द मार्केट्स एंड B इज़ नॉट गुड इन बोथ द मार्केट्स एक्चुअली। क्यों ऐसा होता होगा, बिकॉज ए इज एंजॉइंग अ हायर क्रेडिट रेटिंग इन द मार्केट, बेसिक इन द इंटरेस्ट रेट मार्केट, और क्रेडिबिलिटी ए की ज़्यादा अच्छी है, तो नेचुरली उसका कॉस्ट भी कम होगा। ओके, लेकिन इसमें अपन एक बात दूसरी भी बोल सकते हैं, दैट ए इज एंजॉइंग एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द मार्केट्स, बट बी इज एंजॉइंग अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द फ्लोटिंग मार्केट। तो बोलोगे मैम कैसे, और एंड ए इज एंजॉइंग अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द फिक्स्ड मार्केट। ए दोनों में अच्छा है बट फिक्स में ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज डिफरेंस कहाँ पे 2% का 2% का डिफरेंस आ रहा है, राइट। ए दोनों में अच्छा है, ज़्यादा अच्छा कहाँ है, फिक्स्ड रेट मार्केट में ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इट कैन बोरो एट रिलेटिवली मच लोअर कॉस्ट देन बी। बी दोनों में खराब है, समझो मैं क्या बोल रही हूँ, बी दोनों में खराब है बट थोड़ा कम खराब है, वेयर इन द फ्लोटिंग रेट मार्केट। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये गाइस तुमको पता रहना चाहिए कि कौन सा सम एब्सोल्यूट एडवांटेज का है, कौन सा एब्सोल्यूट एडवांटेज का, कौन सा कंपैरेटिव एडवांटेज का, सम्स अकॉर्डिंगली बनेंगे। ओके, आगे बढ़ रही हूँ मैं। Now, can I read this sum? I'll help you out. A incorporation and B incorporation intend to borrow $2 lakh and $2 lakh in yen respectively for a time horizon of 1 year. The prevalent interest rates are as follows. Can you see that this presentation is not as per my photogenic comfort? I am going to definitely change this presentation. The prevalent exchange rate is $1 equal to yen 20. They entered in a currency swap under which it is agreed that B incorporation will pay A incorporation 1%
1% over the yen loan interest rate, which the latter will have to pay as a result of agreed currency swap, whereas A incorporation will reimburse interest to B incorporation only to the extent of 9%. Keeping the exchange rate invariant, quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the designed currency swap. Okay, देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया. कैन यू सी दैट? अभी तुमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई ये वाली, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट. तुमको पता है फाइनेंशियल स्वैप और करेंसी स्वैप में क्या डिफरेंस होता है? दैट अ फाइनेंशियल स्वैप वुड बी कॉल्ड is called a financial swap, or the difference between the two is that when two people, जब मैं और तुम, swap में ये याद रखना, it is essential, it is compulsory कि दो लोग होने ही चाहिए. swap का मतलब क्या होता है? exchange. तो इस ट्रांजैक्शन का मेन जो बेस होता है वो ये होता है कि अगर मैं तुमको कुछ दे रही हूँ तो तुमको मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा. इसी ट्रांजैक्शन कंपलसरी, उसके बिना सिर्फ मैं तुमको दूं या तुम सिर्फ मुझे दो तो उस ट्रांजैक्शन को स्वैप नहीं बोला जाएगा. आई हैव टू गिव यू समथिंग एंड यू विल हैव टू गिव मी समथिंग. ओके, दैट इज स्वैप. So basically guys, when there is a swap between two people who are residing in the same country, and that is because of that what happens, you know, तुमको पता कितनी तरह के स्वैप होते हैं? swaps based on speculation, swaps based on like preferred form of funding and investment, swaps in order to remove the asset liability mismatch, then OIS swaps, then currency swaps, then swaps based on absolute advantage and comparative advantage. सारा क्लास में कराया मैंने, सारा एग्जाम में आया नहीं आया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैंने क्लास में सारा कराया, तुमको जाकर रिवाइज करो. ओके, नाउ सो बेसिकली फाइनेंशियल स्वैप के अंदर में ये भी बात हम लोगों ने कई बार डिस्कस करी हुई है दैट अगर मैं, समझो बहुत बेसिक एग्जांपल दे, अगर मैं इंडिया में रहती हूँ और तुम भी इंडिया में रहते हो, ओके, और हम दोनों स्वैप्स पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं. स्पेक्यूलेट का मतलब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और तुमको लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा. एक टाइम पे दो लोगों को अलग अलग लग सकता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर में सिर्फ लोगों को लगता चीज़ें ऊपर जाएंगी तो सारे लोग खरीद रहे होते, जैसे अपर सर्किट में होता है. अगर सबको लगता कि मार्केट नीचे जाएगा सब लोग बेच ही रहे होते तो लोअर सर्किट लगता है, राइट. लेकिन मार्केट में ऐसा होता है कि दोनों तरह के लोग होते हैं. तो कौन बाय कर रहा होता है? जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, अभी बाय करो, बाद में ऊंचे दाम पे सेल करेंगे. कौन? हु इज सेलिंग? People who feel that market will go down, so now sell and then buy later at a lower price. That's how the market works. Okay, so the way, similarly, I feel that the rates will go up, you feel that the rates will go down. Suppose we both want to speculate on the basis of interest rate. हम दोनों speculate करना चाहते हैं. अब interest rate ऐसे तो दे नहीं सकते, कोई principal होना ज़रूरी होता है. तो मैं क्या करूँगी कि मैं तुमको 1 लाख रुपया देती हूँ, मतलब lend कर रही हूँ, तुम मुझसे 1 लाख रुपया बोरो कर रहे हो और मैं तुमसे 1 लाख रुपया बोरो कर रही हूँ. ओके, और हमने ये आपस में बात करी दैट आई विल गिव यू एंड द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट विल रन फॉर 5 years. ऐसा होता है. ओके, 5 साल तक ये चलेगा, 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा. तो मैं तुमको फिक्स दूंगी, क्यों? बिकॉज मुझे लगता है ब्याज ऊपर जाएगा, और तुम मुझे फ्लोटिंग दोगे, सपोज माई बॉर. ओके, तो क्योंकि तुमको लगता है कि ब्याज नीचे जाएगा, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए. नाउ सपोज करो कि आज मैं तुमको फिक्स 10% देती हूँ और तुम मुझे माई बॉर दोगे, ठीक है ना. अगले साल कॉन्ट्रैक्ट जब पहले साल खत्म होता है देन इंटरेस्ट रेट मार्केट में 11% हो गए. तो कैसे हो गया कि आई विल गिव यू 10,000 एंड यू नीड टू गिव मी 11,000. बट बिकॉज वी आर रिसाइडिंग इन द सेम कंट्री गाइज, इट इज इंपॉर्टेंट ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, इंपॉर्टेंट मतलब एज इन कि तुमको लगता है कि हमें पूरा, मैं तुमको 10,000 रुपया दूं और तुम मुझे 11,000 दो, जरूरत है इसकी? नहीं ना. तो ऑब्वियसली तुम मुझे नेट 1,000 रुपया दोगे. दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ अ फाइनेंशियल स्वैप. दूसरी बात, अगर फाइनेंशियल स्वैप है दैट मीन्स वी आर इन द सेम कंट्री एंड वी आर डीलिंग इन द सेम करेंसी, देन इज इट नेसेसरी दैट मैं तुमको 1 लाख रुपया लोन दूं और फिर तुम मुझे 1 लाख रुपया लोन दो? हम अज्यूम भी तो कर सकते हैं, नोशनल प्रिंसिपल रख सकते हैं. एंड दैट इज वाई इन फाइनेंशियल स्वैप द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इज नोशनल एंड द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस आर नेटेड ऑफ एक्चुअली. ओके, अब करेंसी स्वैप में ये नहीं हो सकता, बिकॉज करेंसी में रेट की फ्लक्चुएशन होती है, तो तुम प्रिंसिपल को तुम नोशनल और इंटरेस्ट में नेटिंग ऑफ नहीं कर सकते, तुमको एक्चुअल पूरा एक्सचेंज करना पड़ेगा. लेकिन जैसे ये लाइन अगर तुम देखो तो यहाँ पे येन और डॉलर दो करेंसी, इट्स अ करेंसी स्वैप बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज कॉन्सेप्ट, राइट. बट because of this, can you see the principal component is $2 lakh, and they're saying keeping the exchange rate invariant.
The moment this line comes, it means that in spite of this question being a currency swap sum, this question gets converted into a financial swap sum. Don't you agree on that? जब तुमने exchange rate को constant कर दिया जीरो टाइम पे और चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर ये करेंसी स्वैप है सम एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज का ही सम है, लेकिन अल्टीमेटली ये करेंसी स्वैप नहीं रहेगा ना, रेट फ्लक्चुएट नहीं कर रही है. रेट फ्लक्चुएट करती तो ये सम ऐसे नहीं बनता जैसे ये बना हुआ है, रेट को सम कुछ और तरीके से बनता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेट को इनवेरिएंट कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया, तुमने भी मुझे $1,00,000 दिया और मैंने भी तुमको $2,00,000 दिया. ऑफकोर्स एक येन में, दैट्स ओके, बट क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. इट इज़ नॉट फ्लक्चुएटिंग एट ऑल. सो दिस लाइन, दिस फ्रेज विल चेंज द फेस ऑफ द सम. तो इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे ध्यान देना. अब यहाँ पे तुम जब इफ़ यू कंपेयर, यू विल सी दैट A can borrow at 5%, okay, in the yen market, and B can borrow at the 8% in the yen market. Who is better? A is better, right? A is better in the yen market. And here in the dollar market, A can borrow at 9% and B can borrow at 10%. What kind of, मैंने अभी तुरंत तुमको example दिया. Don't you think it is an example of comparative advantage, because A is enjoying an absolute advantage in both the markets. but देखो A का ए ज़्यादा अच्छा कहाँ पे है, यहाँ पे 3% से बेटर है, यहाँ पे 1% से बेटर है. तो इसका मतलब येन मार्केट में ज़्यादा बेटर है, राइट? तो वी कैन से, कैसे बोलोगे, ए इज़ एन्जॉइंग एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द मार्केट्स, बट ए इज़ एन्जॉइंग अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द येन मार्केट. बी दोनों में खराब है, कम खराब है, कहाँ, डॉलर मार्केट में. ओके, तो इट शुड बोरो इन द डॉलर मार्केट. लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे A is enjoying a comparative advantage in the yen market and B is enjoying a comparative advantage in the dollar market. तो जिसमें ये लोग comparative advantage enjoy करेंगे ना, वो उनका requirement होगा ही नहीं. अगर ऐसा हुआ, सपोज करो कि A is comparatively better in the yen market, तो इसका preference कभी भी yen नहीं होगा. अगर ऐसा हुआ तो स्वैप का सम नहीं बनेगा. स्वैप का सम तब बनेगा जब मुझे तुमसे ज़रूरत है और तुमको मुझसे ज़रूरत है. अगर मैं उस चीज़ में अच्छी हूँ जो मेरी ज़रूरत है, तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी क्यों? बहुत सिंपल सरल सा लॉजिक है इसके अंदर में. ओके, सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. तो यहाँ पे ऐड किया, यू कैन सी हियर गाइज. ओके, एंड दे आर सेइंग, देखो मैंने डायग्राम भी, नोशनल प्रिंसिपल, तो वैल्यू ऑफ, ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई, ये तुम्हारे प्रिंसिपल की वैल्यू है, ये भी प्रिंसिपल की वैल्यू है. सम में कुछ दिया था इन्होंने, लुक एट द सम. दे आर सेइंग दे एंटर्ड इन अ, तो हिसाब से क्या होना चाहिए, हिसाब से ये होना चाहिए कि ए को येन में 5% में पैसा बोरो करना चाहिए और बी को डॉलर में 10% पे बोरो करना चाहिए, एंड दे शुड एक्सचेंज विथ ईच अदर और स्वैप विथ ईच अदर. उन्होंने जो सोल्यूशन दिया है वो सिमिलर है बट डिफरेंट है. मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दिया. आई एम श्योर गाइज यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद दिस. नाउ मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डायग्राम. ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बनाया, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डायग्राम. ओके, नाउ हियर यहाँ पे हमेशा वो रेट लेते हैं जो ए सच में बोरो कर रहा है. तुमको इफेक्टिव कॉस्ट का मीनिंग समझता है क्या होता है? इफेक्टिव कॉस्ट का मीनिंग समझता है क्या होता है इफेक्टिव कॉस्ट? इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सब देने लेने के बाद, तुमने मुझे दिया, मैंने तुमको दिया, वहाँ खर्चा हुआ, वहाँ खर्चा हुआ, सब देने लेने के बाद फाइनली क्या पड़ा, दैट इज इफेक्टिव कॉस्ट एक्चुअली. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इफेक्टिव कॉस्ट इज डिफरेंट देन द rates, interest rates provided, if you can exactly understand what I'm trying to explain you. तो यहाँ पे मैंने 5% लिया A का, ओके, और उन्होंने और B ने बोरो किया है 10% पे. उन्होंने सब में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. They entered in a currency swap under which it is agreed that B incorporation will pay in A incorporation 1% the yen loan interest rate which the later will have to pay as a result of the agreed currency swap. Do you understand? तुमको नहीं लगता कि ए ने बी के लिए 5% येन पे बोरो किया तो बी को उसको रीइंबर्स करना चाहिए? तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं तुमको पैसा रीइंबर्स नहीं करूंगी, इट्स माय ड्यूटी, राइट? तो बोला 1% ओवर द येन लोन, दैट मीन्स 5 + 1 6%, एंड इन रिटर्न ए विल रीइंबर्स बी एज एट द रेट ऑफ 9%. तो अपन क्या कर सकते हैं इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए? ए के 3 लेग हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. ओके, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आने वाली है, दैट ए का प्रेफरेंस क्या था, डॉलर. तो ये याद रखना कि भले स्वैप में ए एंटर करे, वेदर ए एंटर इनटू द स्वैप और नॉट, दे विल नॉट चेंज देयर प्रेफरेंस. व्हाई?
देयर कुड बी सम लाइक बैकग्राउंड में कोई स्टोरी चल रही है, हमें नहीं पता ऑलरेडी. ओके, सो ए विल नॉट चेंज द प्रेफरेंस एट ऑल. So effective cost has to be in dollar without fail. It cannot be in yen, though it is in borrowing in yen, but because of the reimbursement, can't you see that A borrowed at yen 5% but B reimbursed yen cancelled, effective cost will be in dollar only. They will not change their preference. Even if they enter into the swap, they are not going to change the preference. Please remember that. So effective cost, look at that. Now we know that this yen has to be applied on 240 lakhs, correct na? 240 lakhs of yen. So 240 lakhs into 5%, outflow minus inflow. So 240 lakhs into 5% is A is supposed to pay outside, right? Okay, then plus $2 lakh into 9%, ये B को दिया और वापस B ने ये वापस कर दिया. तो तुम देखो ना, नेट आउट किया ना मैंने, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे फाइनल आंसर डॉलर के अंदर चाहिए. अगर तुमको एग्जैक्टली मेरी बात समझ में आ रही है, कन्वर्ट करते हैं अपने लोग, तो ये आता है $16,000. अगर ए ने खुद से बोरो करा होता 9%, तो 9% ऑन 2 lakh is 9%, 18,000. So there is a gain of $2,000, guys. Similarly, if you do for B also, you are going to get 2,40,000 yen. Actually तुम इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये भी $2,000 में ही आएगा और कुछ नहीं आएगा. दैट मीन्स तुमको पता है, ये देख के क्या पता चलता है, इसका ये मतलब है कि ये शेयरिंग हुई ना यहाँ पे 3 - 1. ये चेंज करो, कलर चेंज करती, रुक जाओ. ये 3 - 1% is how much? That is a quality spread, 2%. 2% on $2 lakh. How much is that? निकालो, वर्बली भी निकाल सकते हो भाई. $4,000. $4,000 को इक्वल रेशियो में बांटोगे तो ये आ जाएगा $2,000 ईच. लेकिन इस सम में उन्होंने, तो दिस काइंड ऑफ सम्स कैन बी आस्क्ड इन 2 फॉर्मेट्स. इधर तो वो तुमको बता देंगे जैसे उन्होंने बताया ना, दैट दे विल गिव, बी विल गिव 1% मोर एंड ए विल गिव 9%, तो वो बता दिया. एक्चुअली दिस इज ईजियर. या फिर वो ये बोलेंगे कि गेन को आधा आधा बांटा, तो अब तुम क्या करते कि 3 - 1, 2%, 2% ऑन $2 lakh कितना होता है, $4,000, equal ratio $2,000 each का gain. That's how this question has been solved. I'm sure, guys, same logic. Now the preference of this B was yen, and that is why the final answer has to be in yen only. मैं आगे बढ़ रही हूँ. Guys, this sum, question number 2 that we are going to discuss in the class, I have done this class in all the batches, whether you have bought lectures from me before 2020 or after 2020 or after 21, always it was there, because this question comes from the RTP of November 2012. 2 questions, very nice questions from November 2012 RTP. Okay, are you ready? Euroloan Bank has a differential advantage, oh my god, in issuing variable rate loans. समझ आया क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? यूरो लोन बैंक हैज़ अ डिफरेंशियल एडवांटेज इन इशूइंग वेरिएबल रेट लोन्स बट विशेस टू अवॉइड द इनकम रिस्क. तुमको पता है एक बात, जब मैं तुम्हारे एज की थी, जब मैं पढ़ रही थी, छोटी थी, जब काइंड ऑफ मे बी 20, 22 टू समथिंग 23. ओके, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तुम ध्यान देना मैं क्या बोलने वाली हूँ. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फर्म, लाइक आई एम अ फर्म और यू आर अ बैंक, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फर्म, देन इफ आई इशू डिबेंचर्स, I'm a firm, okay, business enterprise. So if I issue debentures, if I issue loans or something, that means like loan is my liability, right? Now loan मेरा ब्याज मेरा liability, interest is my liability. But if you talk about banks, जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, when you talk about banks, no, so what happens, banks का asset is also like money and liability is also like interest. Are you getting the point? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब या तो लोन वो लोग ले रहे होते हैं या फिर लोन वो लोग दे रहे होते हैं, राइट ना. तो डिपॉजिट्स आर लाइक लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, राइट. तो वहाँ पे ब्याज इनको देना पड़ता है, लाइबिलिटी है. एंड लोन्स वो देते हैं ना, तो दैट इज एन एसेट फॉर द बैंक एंड वहाँ पे इनकम आती है. तो आई यूज टू गेट वेरी कन्फ्यूज. तो तुम ध्यान रखना, बैंक के परस्पेक्टिव से बात होगी ना, तो ध्यान रखना. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरो लोन बैंक हैज़ अ डिफरेंशियल एडवांटेज इन इशूइंग वेरिएबल रेट लोन्स बट विशेस टू अवॉइड द इनकम रिस्क. दैट मीन्स इसका ये मतलब होता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द लोन्स दैट दिस बैंक हैज़ गिवन, बिकॉज देन इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द बैंक, बिकॉज डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटी. ओके,
associated with such. So I will just get stuck with this. I'll just try to hook up with this. Why? Because अब मुझे ये पता चल गया कि इनको क्या चीज़ का डर लग रहा है. They are afraid of rates going down. They are afraid of, because if it's an income, अगर तुमको पैसा आने वाला है तो you would be afraid of rates going down, right? Associated with such loan, currently bank has a portfolio of euro 25 or 25 million, you can say, with PLR 1 plus 50 BPS. That means it is in the floating form. यानी कि if the interest rates go down, their income would be hurt. Reset monthly PLR is currently 4%. IB, an investment bank, has arranged for euro loan to swap into a fixed interest payment of 6.5%. इसका मतलब ये होगा इसकी 4 PLR है, 150 BPS का मतलब होता है 1.5%. Okay. So what are they writing here? That IB, an investment bank, has arranged for euro loan to swap into a fixed interest payment of 6.5% on notional amount of loan for its variable interest income. इनको ना एक पार्टी मिल गई और वो लोग क्या बोल रहे कि एक काम करो, तुम्हारे जो इनकम आती है ना, तुम्हारे जो इनकम आती है PLR प्लस 150 BPS, वो तुम हमें दे दो और हमसे तुम फिक्स ले लो. कैसे? देखो यहाँ पे ऐसे सपोज करो यूरो लोन, यहाँ पे ये यूरो लोन है और ये इन्वेस्टमेंट बैंक है समथिंग. स्वैप का डायग्राम जरूर बनता है, पता है तुम्हें. तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई तुम अपना PLR प्लस 1.5% हमें दे दो और हमसे तुम 6.5% ले लो. तो ज़्यादा, कम तो कम, उसका कुछ नहीं कर सकते. ओके, इफ़ यूरो लोन अग्रीज टू दिस, सी दिस ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक द इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन. ओके, यूरो लोन बैंक इज थिंकिंग दैट द रेट्स विल गो डाउन. इट्स बेटर दैट आई गेट ब्लॉक्ड विथ 6.5%. ज़्यादा हुआ तो, कम हुआ तो मुझे तो 6.5% मेरा मिल जाएगा, राइट. और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या सोच रहा है कि ब्याज तो ऊपर जाने वाला है तो इसका ये PLR बढ़ेगा, मुझे ज़्यादा आएगा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ बोथ द पीपल एक्चुअली. ओके, सो लोन दिया हुआ है, प्रेजेंटली PLR इज गिवन टू यू. सो इंटरेस्ट इनकम इन द फर्स्ट मंथ PLR 4+ ये आया हुआ है, यानी 5.5 देना पड़ेगा, ये 5.5 देना पड़ेगा और बदले में क्या होगा, इनको ये आउटफ्लो हो गया और ये इनफ्लो हो गया. देखो तो नेट इनफ्लो हो गया बिकॉज 6.5% is greater than 5.5%. But in the next month, if you read the sum, in the next month what happened, the rate became, जैसे यहाँ पे देखो, where is the line, where is that line? If you see, it is written that if investment bank has arranged for euro loan to swap into a fixed interest rate, ये तो हो गया, on notional amount, if your euro loan agrees to this, what amount of interest is received and given in the first month. So we have calculated this. Then they say further assume that PLR increased by 200 BPS. यानी अगले महीने में, तुमने नोटिस नहीं किया गाइस कि ब्याज हमेशा पर एनम होता है. The rates are always per annum. Look at this. And for monthly time adjustment, look at this. Okay, 200 BPS means 2%. PLR increased by 2%. In that case, this guy, Euroloan Bank, will receive the same amount, this one amount only. Okay, the inflow will be this only, but they would be losing out. So net outflow would be this actually. So basically it all depends. This every activity in the market, whether I buy a stock, you buy a stock, you like enter into a fixed borrowing or fixed lending or floating lending and floating borrowing, all depends upon price belief in your head. Okay, तुम्हें जो लगता है यहाँ पे कहाँ जाएगा मार्केट, उसके ऊपर ही सारे ट्रांजैक्शन मार्केट्स के बने हुए होते हैं. जिसकी बिलीफ सच हो जाएगी उसको गेन हो जाएगा. मार्केट में मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, आई वॉज एंटिसिपेटिंग द स्टॉक टू गो अप, मार्केट सच में ऊपर चला गया. डिड यू अंडरलाइन व्हाट आई सेड? आई सेड दैट मुझे लगा और मार्केट ऊपर चला गया, मुझे लगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा. इन दोनों बातों में फर्क होता है. मुझे लगा और मार्केट नीचे चला गया तो मुझे लॉस हो जाएगा. Okay, so that's how. So Euroloan thought that I have an income and I am anticipating, and that in floating, I am anticipating the interest rates to go down. I would be better off if somebody gives me fixed 6.5%. Whereas investment bank is thinking that I would be better off if I can receive, because I am anticipating the rates to go up. And on that basis, if you see, in the first month, the Euro loan was at gain. In the second month, the IB bank was at gain. Third question, it's an exam sum. मैं बता रही हूँ तुमको,
क्वेश्चन देख के ना, अगर किसी बच्चे ने कभी स्वैप का, तुम एक बात याद रख लो मेरी तरफ से और लिख लेना खाली बॉन्ड पेपर के ऊपर में, स्वैप का कोई भी ऐसा सम जो तुमने पहले कभी देखा नहीं है और तुमने पहले कभी किया नहीं है, एग्जाम में करना बहुत, मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, ओके, लेकिन एग्जाम के अंदर उसको अटेम्प्ट करना और सही तरीके से अटेम्प्ट करना जैसा कि वो चाहते हैं इज़ अ बिट on a difficult size in the given constraint of time. So my advice to you as your mentor would be, if you get a question of swap that you have not seen before, if you have not done before, फिलहाल के लिए उसको होल्ड पे डालना, दूसरी कैटेगरीज पहले फुलफिल करना जो तुमको आती है, वरना अगर तुम फंस गए तो 3 घंटा भी किधर जाएगा ना तुमको पता नहीं चलेगा। और मैं तुमको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, तुमको गाइड कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ ₹50 crore 3-year इंटरेस्ट रेट स्वैप. The company is interested in borrowing at floating rate. However, due to its good credit rating, it has comparative over lower rated companies in fixed rate market. It can borrow at fixed rate of 6.25% or floating rate MIBOR plus 0.75%. आगे पढ़ने तो फिर कुछ बोलना चाह रही थी। Presently, MIBOR is 5.25% but is expected to change in 6 months due to political situation in the country. X Limited, an intermediary bank, agreed to arrange a swap. The bank will offset the swap risk with a counterparty, B Limited, a comparative lower credit rated company which could borrow at a fixed rate of 7.25% and floating rate of MIBOR plus 1.25%. X Limited would charge 12 lakh per year as its fee from each party. Mr. Finn, the CFO of A Limited, desires that A Limited should receive 60% of any arbitrage saving. समझाती हूँ, 2 मिनट दो, पहले पढ़ने दो. Before payment of fees from the swap, as A Limited is enjoying a high credit rating. Any fees paid to the bank are tax allowable. The applicable tax rate is 30%. You are required to evaluate whether the proposal is beneficial for both the parties or not. सबसे पहले सुनो ध्यान देके. All these both sums, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने हर बैच में करवाया है, ओके, लेकिन बिकॉज द थंबनेल सेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई कांट इग्नोर दिस क्वेश्चंस. हो भी अगर चुका है तो तुम्हारे लिए रिवीजन है, वैसे भी डाउट्स आते रहते हैं इन क्वेश्चंस में, यू कैन रिवाइज विद दिस. आगे आने वाले सम्स में ऐसे वाले सम्स हैं जो तुम्हारी बुक में, जिन्होंने बैच 2020 अप्रैल 2021 के पहले खरीदा है, उनकी बुक में ये जो कुछ सम्स नहीं होंगे, तो देख लो ना पूरा 10-12 सम है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुमको उससे. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट गाइस, ये जो सम है ना, दिस सम इज अगेन 2 and 3 बोथ आर फ्रॉम November 12 RTP गाइस, November 12 RTP, एंड बोथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओल्ड करिकुलम, November 12, 2050, डजेंट मैटर, इट डजेंट चेंज, दिस सब्जेक्ट डजेंट चेंज एज सच, कॉन्सेप्ट्स डू नॉट चेंज. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगेन इज दैट ये जो सम है ना, अगर तुम इसको फॉर्मेट में डालोगे, जैसे ऐसे वाले फॉर्मेट में, कैसे फॉर्मेट में पता है, ऐसे वाले फॉर्मेट में तुम डाल सकते हो, ऐसे फॉर्मेट में डाल सकते हो. देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तुमको डेटा दिखाती हूँ मैं कैसे बात कर रही हूँ. देखो यहाँ पे इट इज़ रिटन, इट कैन बोरो एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 6.25 और MIBOR प्लस 0.75. ए के लिए लिखा हुआ है, ठीक है. देन उसके बाद बी के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन बोरो एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 7.25 एंड MIBOR प्लस 1.25. यू कैन प्लेस है ना, पार्टी ए, पार्टी बी, फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट्स दे दो. ओके, तुमको पता है, अगर तुम मुझे ये नहीं भी बताओगे ना कि दोनों पार्टीज़ का प्रेफरेंस क्या है, तो भी मैं ऑटोमेटिकली पता लगा सकती हूँ. अब देखो यहाँ प्रेजेंट किया है मैंने, यहाँ पे A 6.25 एंड M प्लस 0.75, बी का 7.25 M प्लस 1.25. इफ़ यू सी दिस, मैंने जो शुरुआत करी आज लेक्चर की, उसमें तुमको मैंने एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है एंड व्हाट इज़ कंपैरेटिव एडवांटेज, आई एक्सप्लेन्ड यू. If I use the same logic, then you can say that A is enjoying an absolute advantage. बोलो साथ में, A is enjoying an absolute advantage in both the markets, but B is enjoying a comparative advantage in the floating rate market. A दोनों में अच्छा है, B दोनों में खराब है, but B थोड़ा कम खराब है. कहाँ पे? फ्लोटिंग में. It is bad by 0.5% in the floating market. Okay, and A is enjoying an absolute, ए दोनों में अच्छा है, बट ज़्यादा अच्छा कहाँ है? फिक्स रेट मार्केट में. सो ए इज एंजॉइंग अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द फिक्स रेट मार्केट. आइडियली द थियरी सेज दैट ए शुड बोरो इन द फिक्स एंड बी शुड बोरो इन द फ्लोटिंग एंड दे शुड स्वैप ईच अदर. अगर ऐसा वो लोग करेंगे तो उनका जो कॉस्ट है वो उनको पहले से भी कम पड़ेगा. मतलब एक, अगर तुम ये सम देखोगे ना,
तो अगर तुम मुझे ये नहीं भी दोगे तो भी मैं तुमको बता सकती हूँ कि दोनों में से क्या होगा। नेचुरल सी बात है ना। ए इस कम बोरोइंग वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ए का कंपैरेटिव एडवांटेज 6.25 में है, अगर फिक्स्ड में है, अगर उसकी प्रेफरेंस भी फिक्स्ड होगी तो ये सम स्वैप का नहीं बन पाएगा। स्वैप का सम बनने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट कंपनी को जहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। लाइक ए हैज गॉट अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द फिक्स्ड रेट मार्केट बट इसकी प्रेफरेंस इज व्हाट, फ्लोटिंग। सिमिलरली बी की कंपैरेटिव एडवांटेज है फ्लोटिंग बट इसकी रिक्वायरमेंट होगी फिक्स्ड, तभी तक दूसरे से स्वैप करेंगे, वरना अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के मार्केट से बोरो करके निकल जाएंगे। वो क्यों स्वैप करने को आएंगे? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो हियर दिस इज अ क्वालिटी डिफरेंशियल, यानी कि अगर ए फिक्स्ड मार्केट में बोरो करे, ओके, और बी फ्लोटिंग में बोरो करे, और ये लोग अगर एक दूसरे से स्वैप कर लेते हैं तो इनको 0.5% की सेविंग होगी। ध्यान देना, 0.5% की सेविंग होगी टोटल में। तो 0.5% ऑफ 50 करोड़ इज 25 लैक्स। ओके, नाउ 25 लैक्स में से 60% ए को चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने सम में। ओके, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, देर इज अ इंटरमीडियरी ऑल्सो। वेयर इज दैट? there is something saying, they said something about the intermediaries. I saw the data actually. Okay, wait a minute. 12 lakh, look at this, 12 lakhs. So total saving is, or 12 lakhs from each party the intermediary is asking. Total saving is only 25 lakhs. Okay, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहा है। सब में क्या पूछा है तुमसे कि whether this swap is viable for A and B or not. So first of all we should try to evaluate as per the requirement of A. So share of A 60% चाहिए इसको, 15 lakhs, 25 लाख का 60%. Then payment to intermediary 12 lakhs, they are still able to save 3 lakhs. एंड उन्होंने बोला टैक्स अलाउड है, तो ये इनकम पे तुम्हारा सपोज करो कि टैक्स लग जाएगा, मतलब तुम्हारे P&L में इतना पैसा बच जाएगा। अगर इतना पैसा बच जाएगा तो इस पर टैक्स एक्स्ट्रा जाएगा, राइट? सो 90,000 टैक्स, सो यू वुड बी सेविंग नेट 2,10,000 इज स्टिल वायबल फॉर ए। बट इफ यू गिव 15 lakhs टू ए, देन व्हाट विल बी लेफ्ट विथ 10 lakhs. Out of 10, if it gives 12, what will happen? There will be a loss of 2 lakh. This 2 lakh का loss party B will post in the P&L and it will be offset against another income, thereby generating a tax shield of 60,000. So instead of 2 lakh, the net loss would be 1,40,000. Still it's a loss. So this proposal would be viable for A, not for B. Okay. सम में क्या बोला, और ये पार्ट बहुत अच्छा है, तुमने नोटिस किया यहाँ पे एक इन्होंने बहुत ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। प्रेजेंटली द माइबॉर, मैंने बोला था एक बात कि रेट्स आर ऑलवेज पर एनम 5.25, और बाद में उन्होंने सब में क्या बोला, अज्यूमिंग दैट माइबॉर वॉज टू इंक्रीज टू 5.75% इमीडिएटली आफ्टर पॉलिटिकल क्राइसिस ओवर एंड शैल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ स्वैप, इवेलुएट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स फ्रॉम द स्वैप फॉर ए लिमिटेड, अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड सेमी एनुअली इन अरियर्स। बस तुमको पता है ये कितने साल का लोन है, ये बता सकते हो ढूंढ के? 3 ईयर। तो अगर 3 ईयर है तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ देयर विल बी 6 सेमी एनुअल पीरियड्स, राइट? सो ये लोग क्या बोल रहे हैं सब में कि आप सेविंग्स बताओ ए के लिए, ये 3 साल में और 6 सेमेस्टर्स में। ओके, कुछ तुमको डाउट आएगा सब में, उस डाउट्स का ही क्लैरिटी तुमको करके बता रही हूँ मैं, ध्यान देना। अभी क्या होगा कि एक्चुअली अगर देखोगे ना तो बी पार्टी ए इज लेफ्ट आउट विथ 2,10,000 post tax, post everything, post commission, post tax, everything. Okay, the solution has been given as per the ICI solution only. Okay, मैंने change नहीं किया है solution को, to be very precise. Okay, now अब यहाँ पे देखो ग्रॉस सेविंग्स निकाली, 15 लाख रुपया साल का है, था ना ऊपर में, तो आधा कर दो इसको, तो 6 सेमेस्टर्स के अंदर में ये 7.5 हो जाएगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर्स के अंदर में ये 6 कैश फ्लोज आएंगे बेसिकली। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या कि डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या करोगे पीवी ऑफ सेविंग्स के लिए? तो बेसिकली बहुत ही ध्यान से सुनना, बेसिकली discounting factor is very subjective guys, it's very subjective. Okay, so in that scenario
you can use either 6.25%, you can use 6.25%, राइट ना। ये इसका फिक्स्ड रेट है, तुम इसे डिस्काउंटिंग कर सकते हो, इसको आधा कर दो, 6.25 का आधा कितना हो जाएगा, 3.125, ये ले लो, या फिर m प्लस 0.75% भी ले सकते हो, राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो कि गलत बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने क्या किया है कि तुमको एक चीज समझ में आई इस तरह के सम्स में, जितने भी सम्स इस तरह के, बेसिकली A and B are trying to find out if there is some arbitrage opportunity. अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं लोग, जहां भी वीकनेस होगी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू सो मच ऑफ डिटेलिंग, स्टिल अब लगता है थोड़ा सा घुसना पड़ेगा मुझे, शांति से सुनो, फिर अगर थोड़ा सा सुन लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने ये चीज सोचा कि अगर ए 3% से 3% से यहाँ पे खराब है, तो यहाँ भी 3% से ही होना चाहिए था ना, यहाँ पे 1 क्यों है, और अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए था, कहीं पे 3 कहीं पे, इसी डिफरेंस का तो फायदा उठा रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द मिस प्राइसिंग ऑफ the cost of borrowing of A and B in 2 different markets. So can you not say that कि जो रेट निकल के आती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेट निकल के आई ना तुम्हारी 16,000 इज व्हाट रेट वुड यू से, इफ 9% है ना ये, तो 16,000 को 2 लाख से, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको हेल्प कर रही हूँ समझने में, अगर 16,000 को तुम 2 लाख से डिवाइड करोगे तो 8%, दैट मीन्स एक्चुअली बेस्ट ऑफ बेस्ट रेट, उसके बाद कोई आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, बेस्ट रेट, okay, as per the credit rating of party A is not 9, it is 8 actually. That is why they could find a scope to reduce the cost. Similarly, अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो तुमको नहीं लगता कि m plus 0.75 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली m plus 0.75 minus 0.3 होना चाहिए। क्या है ये, क्या है ये जो उन्होंने बोला ना कि 0.5% का 60% हमें चाहिए, तो ये क्या हो गया, सेविंग हो गया ना 0.30% का। तो ए की जो फ्लोटिंग रेट है ना, उसमें से ये आर्बिट्राज वाला पार्ट कम कर दो, तो ये कॉस्ट आ गई m plus 0.45। दो यू कैन टेक द फिक्स्ड रेट ऑल्सो, to compute the present value, there is nothing wrong in doing that। लेकिन क्योंकि ए ये चाहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट फ्लोटिंग रहे, तो इवेंचुअली उसका कॉस्ट भी फ्लोटिंग में ही रहेगा, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग m plus 0.45 और m plus 0.75 माइनस m माइनस वॉट एवर द आर्बिट्राज, वो जो निकल के आया 0.45, राइट। Though in any situation if somebody uses 3.125, that is half of 6.25, वो गलत नहीं हो जाता है। It is all about what you assume. Believe me, discounting factors are very, very subjective and you just don't, please get bothered about that, okay? But we have to follow the ICI solution which is not wrong at all, पूरी तरह से वो सही है। तो बेस्ट रेट क्या होगी, m plus 0.45। अब उन्होंने बोला कि पहले वाले सेमेस्टर में रेट m 5.25 है, उसे 0.45 ऐड किया, रेट ये हो गई। सेकेंड एंड वहाँ से लेके पूरे में रेट ये चल रही है, तो ये सारी, बट ये रेट सारी है ना पर एनम है, इसको पहले आधा किया, आधा कर दिया, ओके। आधा करने के बाद पीवी वैल्यूज निकाली और उसको मल्टीप्लाई करके ये प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन ये ग्रॉस सेविंग्स है, इसमें ना तो कमीशन का एडजस्टमेंट किया गया है और ना ही टैक्स का एडजस्टमेंट किया गया है। उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि अगर तुम टैक्स का एडजस्टमेंट करोगे, तुमको याद होना चाहिए, तुमने सीए इंटर में पढ़ा था, इन ऑर्डर टू डिस्काउंट द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज यू हैव टू यूज पोस्ट टैक्स डिस्काउंटिंग फैक्टर। दैट मीन्स ये जो रेट्स है ना, ये जो रेट्स है इसमें KD1 माइनस टी होना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात समझ पा रही हूँ कि इन ऑर्डर टू कीप द सोल्यूशन सिंपल दे हैव इग्नोर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ओके। दिस इज आंसर, आई हैव गॉन एज पर ICI solution, that shouldn't bother you at all guys, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गाइज। इसके अंदर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कैप एंड फ्लोर सम। आई थिंक इट्स सम इज वेरी कॉमन एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस सम, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस सम एक्चुअली।
मैं पढ़ती हूँ फिर बात करेंगे. XYZ Incorporation issues a pound 10 million floating rate loan on July 1, 2013 with a resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 BPS. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap. I hope you know that. I hope you know that really. Okay. So see, buying a call is what? Right to borrow. Correct ना? जैसे right to buy, obligation to sell, right to sell, obligation to buy. ये पता है ना सबको, रिविजन कर रहे हैं हम लोग, है ना. सिमिलरली कैप इज, बाइंग अ कैप मीन्स राइट टू बोरो, मतलब बाय और बोरो का कॉन्सेप्ट एक साथ चलेगा, और सेल और फ्लोर का कॉन्सेप्ट एक साथ चलेगा. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. सो कॉल इज इक्वल टू कैप एंड पुट इज इक्वल टू फ्लोर. समझा मैं क्या बोल रही हूँ. तो तुम्हारे जो 4 स्ट्रैटेजी होती है ना, C प्लस, C माइनस, P प्लस एंड P माइनस, तो ये क्या हो जाएगा पता है, सुनना ध्यान से. ये क्या होता है, राइट टू बोरो, ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्ट, राइट टू इन्वेस्ट एंड ऑब्लिगेशन टू बोरो. करेक्ट है. समय क्या है, दैट मीन्स तुम्हारे पास 2 स्ट्रैटेजी है बोरो करने की और 2 स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट करने की. सबसे पहली बात ये कि C प्लस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर तुम, सुनी लो अभी अच्छा रहेगा, अगर तुम E इक्वल टू 7% पे राइट टू बोरो, यानी बाय अ कॉल, बाय अ कैप, बाय अ कॉल, एक ही बात है, ओके, करते हो. अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो कॉल या कैप विल बी एक्सरसाइज्ड एंड यू विल हैव अ राइट टू बोरो एट 7%. अगर मार्केट 7 के नीचे गया तो योर कैप और कॉल विल लैप्स एंड यू विल बोरो एट द मार्केट रेट. सिर्फ एक ही चीज़ का नुकसान होता है यहाँ पे, वो है प्रीमियम का, और किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है. दिस इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी, P माइनस. इट्स अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी. वाई? बिकॉज it will spoil your game both upside and downside. So it is not a good strategy. Still, अगर मैं दोनों करती हूँ, दिस इज ऑब्लिगेशन टू बोरो एट सपोज वॉट एवर रेट. ओके, तो इसमें क्या होता है, एक ही फायदा होता है सिर्फ कि प्रीमियम तुमको आ जाता है. तो यूजुअली इफ द मार्केट्स आर टू वॉलेटाइल देन इट इज बेटर टू गो फॉर C प्लस, एंड इफ द मार्केट्स आर वेरी रेंज बाउंड देन इट इज बेटर टू गो फॉर P माइनस. क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा P माइनस की वजह से, ये ध्यान रखना. अगर तुम P माइनस लेते हो तो ना तुम्हारा कॉस्ट है, ना तो तुमको ऊपर बफर मिलेगा और ना तुमको नीचे बफर मिलेगा, तुमको दोनों तरफ नुकसान है. तो अगर हम P माइनस करते हैं और मार्केट अगर रेंज बाउंड रह गया, ओके, तो अगर सपोज करो रेंज बाउंड का मतलब क्या हुआ, 0.5% अप, 0.5% डाउन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर मार्केट ऊपर गया तो भी, अगर तुम P माइनस करते हो तो मार्केट अगर ऊपर गया तो भी नुकसान, नीचे गया तो भी नुकसान, राइट. उस केस में अगर अपने को वो जो लॉस होने वाला है लाइक 0.5%, अगर उससे ज़्यादा ऑफसेटिंग प्रीमियम का इन्फ्लो हो जाए, बिकॉज इफ इट्स अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी यू विल गेट द प्रीमियम. सपोज प्रीमियम 0.7% का मिल गया, then you would be better off. That is why people go for the short strategies like C minus and P minus. Otherwise, they are worst of strategies actually. So यहाँ पे अगर मैं C plus और P minus दोनों करूँ तो क्यों करूँगी, पहले वो बात इसलिए करूँगी क्योंकि एक में प्रीमियम बहुत सारा जाएगा और एक में प्रीमियम आ जाएगा. तो सबसे पहली चीज़ कि मेरा प्रीमियम का जो आउटफ्लो है वो बहुत कम हो जाएगा. इनफैक्ट हो सकता है कि नेट आउटफ्लो अगर हुआ, 1 लाख गया 80,000 आया, नेट आउटफ्लो 20,000 तो कम है, 1 लाख से तो कम है. अगर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 80,000 गया और 1 लाख आ गया, सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ नेट इनफ्लो ऑल्सो. सो ओनली रीजन वाई पीपल वुड वांट टू गो फॉर a collar or a collar strategy, okay, C plus and P minus would be reducing the premium component. Okay, suppose तुमने C plus किया 7% पे और तुमने P minus कर दिया 6% पे, कितना अच्छा है ना. क्योंकि तुम्हारा जो कॉस्ट है इन दोनों के बीच में ही होवर अराउंड करेगा. 7 के ऊपर जा नहीं सकता, C प्लस ट्रिगर हो जाएगा. 6 के नीचे जा नहीं सकता बिकॉज P माइनस ट्रिगर हो जाएगा. मतलब सिर्फ कॉल अगर तुम लेते तो 7 के कितने भी नीचे जाता, 3, 4, तो तुम एंजॉय कर पाते. अगर तुमने P माइनस 7 में कर लिया तो तुम ब्लॉक हो जाओगे. तो तुम क्या बोलोगे, मेरे को चलेगा अगर रेट 6 और 7 के बीच में रहेगी तो मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को प्रीमियम इतना नहीं देना. ओके, so they have given us some XYZ Incorporation issues a pound 10 million floating rate loan
on July 1, 2013 with resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 BPS. XYZ LIBOR plus something हमेशा रहेगा because LIBOR is a interbank rate. रिटेल मार्केट में तुमको LIBOR पे पैसा ना तो लेने को मिलेगा ना देने को मिलेगा because you are not as credible as a bank. Okay, so there would be a risk spread. जितना ज़्यादा सामने वाला रिस्की रहेगा उसके हिसाब से स्प्रेड बढ़ता चला जाता है. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor P minus and buying a cap C plus. XYZ buys a 3 years cap and sells 3 years floor as per the following details. So principle, देखो can you see this? There is a notional principle because both the parties are in the same country. So मैं तुमको लोन दूँ, तुम मेरे को लोन दो, same amount that too, no point. Assume it to be notional. But we need this because interest तुम किस पे लगाओगे, तुमको एक बेस तो चाहिए, ब्याज किस पे लगाओगे, रेट किस पे लगाओगे. Okay, so strike rate is given. Okay, 4% for floor. That means your cost will hover around or vary between 7 and 4 only. But the premium became 0. Look at that. Because जो आया जो गया बराबर हो गया. Now use the following data you are required to determine effective interest paid out at each reset date and cost निकालने को बोला है. देखो ये डेट्स दे रखा है और ये स्पॉट लाइबॉर दे रखा है यानी कि मेच्योरिटी के हिसाब से, और तुम्हारा जो कैप का रेट है 7 है और फ्लोर का रेट है 4%. ओके गाइस, मैंने जब ये सम किया ना तो मेरे ना ये कैप में ये सब में 0 आया. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ. अगर वो पॉइंट होता नहीं तो मैं ये लेती ही नहीं सम. ओके, ये जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा है ना तुमको, मेरे को ये फिगर नहीं आया जब मैंने खुद से सम को किया. ओके, ये सब में 0 आया. उसका ये रीज़न था कि मैंने अज्यूम किया, पता नहीं कितने लोग ये बात मेरी समझेंगे, मैंने अज्यूम किया कि ये जो रेट है ना तुम्हारी, ये जो रेट है स्ट्राइक रेट जो दे रखी है, ये नेकेड रेट है. नेकेड का मतलब क्या होता है पता है? इसके अंदर प्रीमियम का जो कंपोनेंट है 0.5 वाला, ये नहीं है. ओके, तो 7 लेती मैं, तो यहाँ पे गाइस ये सारे रेट्स हैं ना तुम्हारे, ये वाले रेट्स हैं तुम्हारे. तो अगर तुम 7% पे कैप लेते हो तो 6 पे लैप्स, 7 पे लैप्स, 5 पे लैप्स, सब पे पे ऑफ क्या होगा? 0 ही होगा ना. लेकिन जब मैंने ICI का सोल्यूशन देखा तो मैंने देखा कि इसके सामने में पे ऑफ था और वो भी पॉजिटिव. दो ही पॉसिबिलिटी होती है. नंबर 1, तुम ये अज्यूम करो कि ये 7 नेकेड है, और अगर तुम इसको नेकेड अज्यूम करते हो तो यहाँ पे पे ऑफ निकालने के लिए ये जो स्प्रेड है ना, ये वाला 0.5 या 0.25 जो भी है, व्हाटएवर, जो भी देख लेना, चेक कर लेना. आई थिंक इट शुड बी पॉइंट व्हाटएवर इट इज़ 0.5 ओनली ना, इट्स 0.5. सो इट्स टाइपिंग ठीक कर देना 0.5. ओके, नाउ तो इसमें पे ऑफ निकालने के लिए या पे ऑफ को कंपेयर ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ कि लैप्स हुआ, ये चेक करने के लिए ये स्प्रेड सम लगाते नहीं हैं. क्यों नहीं लगाते? बता सकते हो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्राइक रेट है 7 इक्वल टू 7, इसके अंदर में वो जो 0.5 का स्प्रेड है वो नहीं है. ओके, तो नेचुरली 6 all these rates these are naked rates and this is also a naked rate. तो तुम्हारा लैप्स कर गया. आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुमको. अगर तुमको कंपेयर करनी है 2 रेट तो दोनों में ही स्प्रेड नहीं होना चाहिए ना, और अगर दोनों में नहीं है तो लगा लो. अगर लगाना है तो 6 में लगा लो, 6.5 हो जाएगा, 7 में लगा लो 7.5 हो जाएगा, फिर से वही लैप्स कर जाएगा. लेकिन अगर ये बात है तुम लगाएंगे ही नहीं ना, लगाने की जरूरत क्या. लेकिन जब ब्याज की बोरोइंग होगी ना तो L + 0.5 की रेट लेके चलेंगे अपन, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट में आएगा, बट पे ऑफ निकालते समय नहीं करेंगे. लेकिन मैंने देखा यहाँ पे फिगर था, इसका एक ही मतलब होता है कि दे हैड अज्यूम्ड दैट दिस 7 इज इंक्लूसिव ऑफ 0.5. This 7 is inclusive of 0.5. Only in that scenario, you will add 0.5 to all the spot rates, because if 7 is a dirty rate loaded with premium already inclusive, then you cannot compare a naked rate with a dirty rate. A dirty rate can be compared with a dirty rate, right? तो सब में ऐड किया और फिर जब कंपेयर किया तो नेचुरल सी बात है 7.5 minus 7.5%. Look at that. 0.5%, 181/365 करके पे ऑफ निकाला गया यहाँ पे और ये आंसर आया. समझ में आ रही है बात? तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अगर वो लोग बोल देना कि भाई हम ये फॉलो करेंगे तो मैं भी वही फॉलो कर जाऊंगा, मुझे दोनों आते हैं.
बट एक सम अगर तुमको याद होगा तो उसके अंदर में अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है कैप का, अगर तुमको याद होगा 3 रीसेट के रेट्स दे रखे हैं, राइट। तो वो उन्होंने उसमें एजम्पशन नंबर 1 फॉलो किया, उसमें उन्होंने दे आर अज्यूमिंग दैट द गिवन स्ट्राइक रेट इज अ नेकेड रेट। तो स्पॉट तो नेकेड है ही ऑलरेडी और स्ट्राइक भी तुम्हारा नेकेड है, दोनों को कंपेयर करो, पे ऑफ निकालो, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए वो प्रीमियम, तुम्हारा जो प्रीमियम कॉस्ट है वो ऐड या स्प्रेड ऐड होगा बेसिकली। ओके, आई डोंट नो, मतलब ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। तुमको समझा, अगर नहीं समझा है तो लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, अच्छा रहेगा। ओके, अब ये इंटरेस्ट निकाला हुआ है, कैसे निकाला है? 6.5, लुक एट दिस, 6.5 184 बाय 365। ओके, ये निकाला हुआ इस तरह से करके सारा, और आई एम श्योर गाइस दिस कॉल एंड पुट का है तो तुम समझ जाओगे देख के, राइट। सिंस इट इज़ अ पी माइनस द पे ऑफ हैज़ टू बी नेगेटिव, ये सबको नेट ऑफ किया हुआ है और ये टोटल आया। तो उन्होंने ये डेज दिए रखे, ये 182 डेज बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। ओके, तो जब ये निकालोगे ना तो डिनोमिनेटर में 366 लेना, अगर तुमने 181 लिया है तो 365 लोगे, 184 लिया 365 लोगे, लेकिन अगर ये 182 है दैट मीन्स इट इज़ 16 इज अ लीप ईयर एंड दैट इज़ वाई द डिनोमिनेटर विल बी 366, तभी तुमको ये आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। सबको ऐड करो, टोटल नंबर ऑफ डेज 1096 डेज से जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट इंटरेस्ट पर डे। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 365 you will get interest for whole annum, divide by the principal to get the cost. The main idea of taking this sum was to tell you that what two types of adjustments can be given to you. Number one, if you assume that the strike rate is inclusive of the spread, then you will add that spread to the spot in order to compute payoff, because only a clean rate can be compared with a clean rate and a dirty rate can be compared with a dirty rate. Okay, and if you assume that the strike rate is a clean rate and naked rate, then you will not add that spread to the spot in order to compute payoff, but while computing interest you have to add the spread because it is individually applicable to every individual. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, आई थिंक पता नहीं पढ़ा, मतलब मुझे लगता, हमेशा लगता है कि वैल्यूएशन, तुमने वैल्यूएशन ऑफ अ फॉरवर्ड किया है, तुमने वैल्यूएशन ऑफ अ फ्यूचर किया है, तुमने वैल्यूएशन ऑफ एन ऑप्शन किया है, यू हैव नॉट डन वैल्यूएशन ऑफ अ स्वैप। आई थिंक दैट दिस इज समथिंग ड्यू इन द फ्यूचर, मतलब आने ही वाला है ये, और बहुत ज़्यादा आसान है। सोल्यूशन देखोगे और फिर सोचोगे अगर एग्जाम में छूटा तो तुमको रोना आएगा कि यार इतना सिंपल सा मुझे क्यों नहीं करना है। सबसे पहली बात, व्हेन यू आर वैल्यूइंग अ स्वैप यू वैल्यू इट लाइक अ बॉन्ड। हाउ डू यू वैल्यू अ बॉन्ड? यू वैल्यू अ बॉन्ड लाइक दिस। सो सपोज 0 then 1 then 2 then 3 then 4 and then 5. Okay, so 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees and plus 100 rupees, and you discount here, here like this, correct? So the valuation of a swap is done as like a normal bond. The following information is taken from the books of a bank relating to an interest rate. वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है क्या? कि हम जब जीरो में खड़े हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, जब हम जीरो पे खड़े होते हैं t equal to 0, then there are two legs of a swap. Fixed, floating. तो वैल्यू ऑफ अ स्वैप फॉर ए क्या होगा? फ्लोटिंग माइनस फिक्स्ड, करेक्ट ना? फ्लोटिंग माइनस फिक्स्ड बिकॉज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, करेक्ट। जब स्वैप शुरू होता है, जब स्वैप शुरू होता है तो वैल्यू नेचुरली प्रिंसिपल के जितनी ही होती है। जब स्वैप शुरू हुआ, सुनना ध्यान से, जब बॉन्ड शुरू होता है तो ऑब्वियस ही बात है द वैल्यू वुड बी 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड लेग and the value of the floating leg would both be equal to the principal component only. I hope तुमको पता नहीं बॉन्ड के बारे में सोच पाते हो नहीं। दोनों का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो 0 पे खड़े होके तो प्रिंसिपल कंपोनेंट के जितना ही होगा ना। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? जब मैं 0 पे खड़ी हूँ तो ऑब्वियस ये बात है कि मेरा जो कंपाउंडिंग रेट होगा और मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट होगा वो सेम होगा, तो वैल्यू ऑफ अ स्वैप इज 0। अगर सपोज करो, अभी जब बोलूँगी तो तुमको ज़्यादा अच्छा समझेगा, तुम रुक जाओ। अगर समझो कि 2 साल ख़त्म हो गए, ये 2 साल ख़त्म हो गए और मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, राइट है? तो फिक्स लेग में सपोज करो कि 10% था, ये 10% देना था इनको, ठीक है? तो 10% के हिसाब से ये वाली वैल्यू आएगी, 10% के हिसाब से ये वैल्यू आएगी और 10% के हिसाब से ये वैल्यू आएगी, तो 10 आएगा।
ये 10 आएगा, ये 10 आएगा और ये 10 आएगा और ये प्रिंसिपल भी साथ में आएगा, राइट। समझो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट स्वैप का 100 रुपीज़ है, राइट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू लाओगे, लेकिन इसकी डिस्काउंटिंग मार्केट के रेट से होगी, तो वो मार्केट की रेट 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, 10 से कम भी हो सकती है। इसलिए फिक्स्ड लेग की वैल्यू प्रिंसिपल के जितनी कभी नहीं होगी। आई डोंट नो वेदर तुमको ये बात समझती कि नहीं समझती है कि जब तुम पीवी निकालते हो किसी चीज़ की ना, जब तुम पीवी निकालते हो तो जब तुम्हारा, याद है तुमको कि अगर, आई डोंट नो, रुक जाओ, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वेट अ मिनट को इस पे करती हूँ मैं, आई थिंक दिस बेटर। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। Here suppose I take 10 rupees, 10 rupees, 10%, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees and plus 100. All of you understand this, right? अब यहाँ पे आकर के हमको ये मन कर रहा है कि हम यहाँ पे ब्रेक कर दें स्वैप को, और स्वैप कैसा दिखता है, A है, पार्टी A and पार्टी B. This is paying 10% fixed and this is paying floating, maybe LIBOR बोलो, something, okay? Now यहाँ पे आकर के अगर मुझे ब्रेक करना है तो ए को क्या देना पड़ेगा, बी को, ए को कितना देना ड्यू होता है, समझ में आ रही है बात। तो ए कितना देगा पता है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो अगर ये 10 सॉरी ये 10, ये तो हो गया ना, ये हो चुका है, इसको कंसिडर नहीं करना है, ये तीन ही बाकी हैं, ये तीन ही बाकी हैं, ओके। तो ये 10 ये 10 ये 10 और ये पूरा, इसकी डिस्काउंटिंग 10 से कम से होगी तो वैल्यू 100 से ज़्यादा आएगी यहाँ पे, दैट यू अग्री ऑलरेडी, राइट। सो इट विल डिपेंड, what A is supposed to give B will depend on what is a discounting rate used to discount these 3 pending cash flows. Agree? अब बात इसकी करते हैं। तुमको ये बात समझती है क्या, ये बात समझती है, 0 1 2 3 4 and 5, okay? What do you mean by a floating rate? What do you mean by a floating rate? Exactly what do you understand by a floating rate? फ्लोटिंग रेट का मतलब पता है, जिस तरह से यहाँ पे रेट फिक्स था ना, ये 10 10 10, ये फिक्स नहीं होगा। जो रेट उस समय मार्केट में चल रहा होगा वो वाली रेट, वॉट एवर रेट इज लाइक प्रेवलेंट इन द मार्केट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो रेट बी ए को देगा, ओके। सो बेसिकली गाइज इट मीन्स टू से, सपोज करो तो ये तो हो गया, ये हो गया। सपोज करो अपन यहाँ पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर, एंड द रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो रेट यहाँ पे अब जो रेट यहाँ पे बी ए को देने वाला है वो यहाँ जाके थोड़ी पता चलेगा, वो तो शुरू में ही पता चल जाएगा ना, ऑब्वियसली, आई अंडरस्टैंड द कॉमन सेंस, राइट। यहाँ पे मालूम पड़ा एंड दैट रेट टर्न्ड आउट टू बी 11%, आर गेटिंग द पॉइंट, 11%, ओके। दैट मीन्स 10%, 11%, सपोज द प्रिंसिपल वॉज $100, okay, $100. So this will be what? 11, right? But guys, you know what? Since we do not know the further cash flows, हमें पता नहीं है, right? तो हम assume करते हैं कि वो जो पेंडिंग, ये जो बाकी जो पैसा है वो उसकी डिस्काउंटिंग हो करके, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि 100 रुपीज़ को खड़ा कर दूँ यहाँ पे, तो एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तुमको समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे रेट 11% की है और आगे की रेट पता नहीं है तुमको, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ भी 11 ही होगा। तो अगर तुम यहाँ पे 11 करते हो, यहाँ पे 11 करते हो, रुक जाओ इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे 11 करते हो और यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट। तो अगर इन तीनों की तुम डिस्काउंटिंग, अगर इन तीनों की डिस्काउंटिंग 11% से ही करोगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा ना, करके देख लो चाहो तो। So basically what I'm trying to tell you is that the value of the fixed leg can be 100 if discounted by, if the market rate in the 3rd year, 4th year, 5th year is 10%, it can be more than 100 or it can be less than 100. But the value of a floating leg, यानी कि BA को जो देगा वो हमेशा ही principal value होगी, because इसका जो कूपन वाला पार्ट है वो फिक्स नहीं है ना। जो मार्केट का रेट होगा तुम
वही तुम्हारा कूपन बन जाता है और वही डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाता है. सो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ अ फ्लोटिंग लेग विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रिंसिपल. मैंने एक सम भी करवाया हुआ है तुमको, अगर तुमको समझ आ रही है तो. सो बेसिकली इन दैट सिनेरियो इफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड लेग इज मोर देन 1 lakh or 100, maybe more than 100, then and B has to give to A any which way is 100 only, right? अगर ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसकी डिस्काउंटिंग करके 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा आता है तो नेट A B को देगा. ओके और अगर ये जो 3 कैश फ्लोज इसके डिस्काउंटिंग करके 100 से कम आता है तो B को तो A को 100 ही देना है, राइट? तो B नेट डिफरेंस अमाउंट A को देगा. दिस इज वैल्यूएशन ऑफ अ स्वैप इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर. एक चीज याद कर लो, एग्जाम में अब तक ये सम नहीं आया है, ना ही आरटीपी में, नॉर इन एमटीपी, नॉर इन पेपर, नो ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, नो वेयर. बट आई एम डैम श्योर दैट इन कमिंग टाइम्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू वन सम ऑन स्वैप. So basically the value of the floating leg will always be equal to the principal component because the discounting rate and the coupon would be the same always. Okay, they would the coupon is in fact changing as per the market prevalent rate, so it will give you equal to the principal component, but the value of the fixed leg can be more than the face value or more than the less than the face value. So it depends what बेसिकली सारा गेम डिपेंड करता है कि ये जो 3 कैश फ्लो इनकी डिस्काउंटिंग किस रेट से होती है. ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम. अगर ज़्यादा हायर रेट से होगी, अगर हायर रेट से होगी तो ए को फ़ायदा होगा. क्यों? अगर हायर रेट से डिस्काउंटिंग होगी तो वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगा, यानी ए को कम देना है और बी को तो फेस वैल्यू देना ही है, तो ए को पैसे मिलेंगे. दैट वे दिस इज वैल्यूएशन ऑफ अ swap basically. So come back here. Let the notional principal be 1 lakh. देखो सम पढ़ती हूँ मैं तुम्हारे लिए. Remaining term to maturity 3 years. Fixed rate paid by the bank 10%. Same example. Floating rate is set by the bank 6-month LIBOR. Current 6-month LIBOR is 9% per annum. Okay. Market quote for 3-year swap is 10.5% semi-annual versus LIBOR. Okay. देखो ध्यान देना अभी. हाँ, क्या लिखा हुआ है? मार्केट कोट फॉर 3 ईयर स्वैप इज 10.5% सेमी एनुअल वर्सेस लाइबोर. तो प्रिंसिपल नोशनल अज्यूम किया है ₹1 लाख. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग लेग, देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग लेग कैसे निकाला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग लेग, ये 1 लाख दिख रहा है तुमको, तो फ्लोटिंग लेग लिखा है ना 10 मार्केट कोट फॉर, यानी कि अगर यहाँ पे हम खड़े होते हैं, चीज़ें समझाऊँ तो समझेगा. 2 साल ख़त्म हो गए, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़े होके स्वैप की कोटेशन क्या चल रही है पता है? 10.5% वर्सेस लाइबोर. तो लाइबोर क्या है? 9%. सो बेसिकली दिस विल बी योर न्यूमरेटर एंड दिस विल बी द डिनोमिनेटर. यानी कि तुमको पता है, ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर में ये वाली रेट जाएगी और डिनोमिनेटर में ये वाली रेट जाती है, ध्यान देना. ओके, तो 1 लाख ही आएगा. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स कैसे आएगा पता है तुम्हें? ये जो 10% है ना तुम्हारा, ये 10% ऑन कहाँ गया वो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट? 1 लाख. ओके, तो देखो 6 मंथ 12 मंथ दिया हुआ है ना तुम्हारा. अगर 3 साल बाकी और 6 सेमेस्टर्स हैं तो ये 6 1 2 3 4 5 6 हो गया. 10% ऑन 1 लाख इज वॉट? 10,000. आधा करो, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 एंड 1 लाख 5,000 नॉर्मल, द वे आई टोल्ड यू, राइट? बट इसकी डिस्काउंटिंग की, यही बोलना चाह रही थी, इसकी डिस्काउंटिंग किस रेट से होगी? मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर में आएगा कैश फ्लो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और डिनोमिनेटर में आएगा ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फिक्स एंड ये वाला फॉर फ्लोटिंग. सो डोंट यू थिंक दैट द जो बी को ए को देना है वो वाला अमाउंट, ओके, समझो कि बॉन्ड ही है और उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आर गोइंग टू बी द सेम ऑलवेज. लुक एट दिस एंड दैट इज वाई द वैल्यू विल ऑलवेज बी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग लेग विल ऑलवेज बी इक्वल टू रुपीज फेस वैल्यू ओनली, बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड लेग विल बी लेसर. लुक एट दिस. सो लेसर बिकॉज तुमने न्यूमरेटर, तुमने कैश फ्लोज लिया है 5% के हिसाब से और रादर 10% के हिसाब से, एंड डिस्काउंटिंग एज पर 10.5%. सो A will receive this amount if the contract is terminated. मुझे लगता है तुम लोग को समझ गया, पता नहीं मुझे वाई कि बच्चों को समझ गया होगा, मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत आई होगी तुमको समझने में. सो बेसिकली द वैल्यूएशन ऑफ द स्वैप इज डन एज पर अ बॉन्ड एक्चुअली. तो
जैसे फिक्स्ड कूपन बॉन्ड होता है, फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड होता है। फिक्स्ड कूपन बॉन्ड के अंदर में कैश फ्लोस पहले से पता रहता है, जहां भी टर्मिनेट होगा तो पेंडिंग कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग उस वक्त की कोटेशन जो होगी, यानी 3 साल का जो कोटेशन चल रहा है मार्केट में स्वैप का फिक्स्ड टू फ्लोटिंग, तो फिक्स्ड वाली रेट से फिक्स्ड वाले लेग की डिस्काउंटिंग होगी और फ्लोटिंग वाली कोटेशन से फ्लोटिंग वाले लेग की डिस्काउंटिंग होगी। बट फ्लोटिंग वाला लेग और फ्लोटिंग का जो कूपन है वो दोनों सेम होगा, इसलिए इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एफआरए का सम भी मैंने लिया है। द ट्रेजरर, वेट अ मिनट, द ट्रेजरर ऑफ अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ कैश इनफ्लो ऑफ 15 lakh in 90 days. Expects to receive a cash inflow. That means the treasurer would be afraid of interest rates going down because he would need to invest. The treasurer expects, क्या लिखा है, in 90 days, यानी 90 days के बाद पैसा आने वाला है. The treasurer expects a short term interest rates to fall during the next 90 days. In order to hedge against the risk, the treasurer decides to use an FRA that expires in 90 days and is based on 90 days LIBOR. That means guys, it will be like आफ्टर 90 days फॉर 90 days. समझा क्या? 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए, लाइक दिस 0, 3 month एंड 6 month. करेक्ट? तो 3/6 FRA इसका नाम हो जाएगा, राइट? इन ऑर्डर टू हेज क्या करना चाहिए? FRA सेल करना चाहिए. इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग गोइंग डाउन, यू विल सेल FRA. ओके? In order to hedge against the risk, the treasurer decides to use FRA that expires in 90 days and is based on 90 days LIBOR, ये वाला पीरियड के लिए. ओके, द FRA is quoted at 1.5%. बंदा यहाँ पे खड़े होके बाइंग कर रहा है, FRA की सेलिंग कर रहा है, सॉरी. एट एक्सपायरेशन LIBOR is 1.25%. यहाँ पे उसने FRA सेल किया एट द रेट ऑफ 1.5%, और यहाँ पे इस पीरियड की इन्वेस्टमेंट के लिए रेट, as he thought, the rate went down from 1.5 to 1.25%. So basically he gains to stand. उसने कैसे सोचोगे पता है? 1.5 में सेल किया और 1.25 में अगर बाय करेगा तो गेन आएगा तुमको. Indicate whether treasurer should take a long or short position, of course. देखो, taking a short position. Use the appropriate terminology to identify the type of FRA. 3/6 FRA. Look at this. 3/6 FRA. और गेन क्या होगा? 1.5% minus 1.25% into the principal component of 15 million basically, and into टाइम एडजस्टमेंट करोगे और डिनोमिनेटर में डिस्काउंटिंग करोगे. डिस्काउंटिंग के लिए हमेशा मार्केट के रेट यूज़ करना, FRA के रेट यूज़ मत करना. बेसिकली ये क्या है दिखाऊं क्या तुमको? कुछ नहीं, ये न्यूमरेटर है तुम्हारा, ये दोनों रेट का डिफरेंस है, टाइम एडजस्टमेंट किया बिकॉज वी अज्यूम द रेट्स टू बी पर एनम, और इस पूरे पैसे को इस फैक्टर से डिस्काउंट किया है. 1.25% इज़ फॉर द होल एनम, 90 डेज़ का लेकर के डिस्काउंट करके आंसर निकाला हुआ है. बहुत डिटेल में क्लास से पढ़ाई हूँ. FRAs के बहुत सारे सम्स यूट्यूब पे अच्छे खासे 2-3 सम हैं, जा करके देखो. अगर नहीं मिलता है तो बताओ मेरे को, मैं आई कैन मेक इट अवेलेबल फॉर यू. अगेन, TM FinCorp हैज़ बॉट 6/9 रुपीज़ 100 crore फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एट 5.25%, यानी 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए 0, then 6 months and 9 months. So this period is basically 3 months, guys. Okay, so they are saying profit or loss of TM FinCorp in terms of basis points. Okay, they are saying on fixing data reference rate MIBOR turns out to be, okay, the settlement amount निकालना है. Solution देखो, यहाँ पे ध्यान दिया तुमने, यहाँ पे ध्यान दिया तुमने. ये जो रेट बता रहे हैं ना लोग, पता है ये रेट 3 महीने, यहाँ पे खड़े होकर रेट्स बता रहे हैं. MIBOR टर्न्स आउट टू बी, कहाँ पे टर्न आउट होगा? यहाँ पे टर्न आउट होगा. तो यहाँ पे ये 3 महीना है ना, तो इस पीरियड से इस देखो, एक या तो तुम ये करते कि यहाँ पे, यहाँ बॉट मतलब बोरो करना है इसको पैसा 100 crore, राइट? यहाँ पे खड़े होकर के ये पीरियड की बोरोइंग के लिए रेट फिक्स कर लेते एट 5.25%, राइट? जो कि तुमने किया. और जैसे तुम यहाँ पे आए, इस पीरियड की अगर तुम मान लो कि हेज नहीं करते, बोले ठीक है जो रेट होगी उस समय बोरो कर लेंगे, तो रेट टर्न आउट टू बी 5.5%. सो बिकॉज यू टुक FRA, you saved 25 BPS now. That's what they are saying. Profit or loss to TM FinCorp in terms of basis points. Okay, so TM will make a profit of 25 BPS, nothing more. And the same guys, same logic say principal 100 crore into 5.5 minus 5.25 into what, 30 by 360, and 1 plus always this rate discounting factor will always be the market rate, not the FRA rate. Please be aware of. देखो लिखा हुआ है नोशनल प्रिंसिपल, रेफरेंस रेट, अग्रीड अपॉन फॉरवर्ड रेट, तो 10 crore 5.5. तुमने चीज़ नोटिस नहीं करी एक्चुअली. तुमने नोटिस किया एक बात, ये ना FRA का
बाइंग का सम था, बाइंग का, तो स्पॉट रेट माइनस FRA रेट था, करेक्ट ना। और यहाँ पे तुमने नोटिस नहीं किया, और यहाँ पे ध्यान देना, ये कहाँ गया वो, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, अगर तुम 1.25 माइनस 1.5 करोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है ना। सो बेसिकली रेफरेंस रेट माइनस FRA रेट यूज़ कर रहे हैं, तो आइडियली तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन क्या लिखा है, सिंस द कंपनी इज शॉर्ट इट हैज़ जनरेटेड अ गेन, आइडियली ये नेगेटिव आएगा ना। तुम जब 1.25 को 1.5 से माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ICI क्या कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट, बताना पड़ेगा मुझे वरना तुम सब गोफअप करोगे, लुक एट दिस। सो बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, फॉर बायर तुम खुद से कॉमन सेंस पहले लगाओ कि बायर को कब फ़ायदा होगा। बायर मतलब FRA बायर जो वर्चुअली आगे जिसकी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट, व्हाट डज ही वांट, ही वांट्स द रेट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज। अगर तुमने FRA बाय किया है तो तुमको, सपोज यू बॉट एन FRA एट 5%, जस्ट लुक एट दिस, 0 then 6 months and 9 months, okay, so you bought FRA okay at the rate of 5%, right। यहाँ पे जब तुम आए तो 3 महीने के लिए बोरोइंग के लिए रेट आ गई 6%, तो क्या होगा तुम्हारा जो पे ऑफ, तुमको गेन होगा कि लॉस होगा, तुमको गेन होगा ना। तुम कॉमन सेंस ऐसे लगा सकते हो, मैंने कोई चीज़ 5 में बाय करी और उसकी रेट अब 6 हो गई, तो 1% मुझे मिलना चाहिए, सेम लॉजिक है बिल्कुल, ओके। सो द सेलर ऑफ द FRA विल गिव यू द डिफरेंस 1%, सो हाउ डू यू राइट 6% माइनस 5%, ओके, एंड नोशनल प्रिंसिपल into time adjustment, the whole divided by 1 plus the rate, which rate, 6% into time adjustment, right, that way. This was for buyer guys. तो अगर तुमने कोई चीज़ 5 में बाय करी और वो 6 हो गई, तुमको फ़ायदा हो गया, राइट, तुमको, बिकॉज वर्चुअली यू आर सेलिंग एट 6 लाइक दैट। बट फॉर सेलर विल इट बी द सेम? नो, इट विल नॉट बी द सेम। सेलर के लिए 0, 6 months एंड देन 9 months, तो यू सोल्ड FRA, सपोज हु इज़ अ सेलर, जिसको इन्वेस्ट करना है, उसको किस बात का डर लग रहा है कि रेट नीचे से नहीं चली जाए, ओके, सोल्ड FRA सपोज एट 5%, ओके, और यहाँ पे रेट 6% हो गई, तो तुमको क्या लगता है कि तुमने फॉरवर्ड बाय किया 5% पे, सेल किया, सॉरी, तुमने कोई चीज़ 5 में सेल करी, तो अगली चीज़ क्या करोगे, तुमने कोई चीज़ 5 पे सेल कर दी, तो अगली चीज़ क्या करोगे, बाय करोगे, तो 6 पे बाय करोगे तो लॉस लगेगा ना। आ रही बात समझ में? ये लॉजिक से भी तुम, बहुत सारे लॉजिक है, ये लॉजिक से भी सोच सकते हो, ओके। तो अगर मैं 6 माइनस 5 लिख दूँ तो तुम क्या बोलना चाहते हो कि तुमको गेन हो गया 1% का? यहाँ पे डेफिनेटली गेन हुआ है, बिकॉज यू बॉट FRA एट 5 एंड द रेट बिकम्स 6, तो सेलर ऑफ द FRA विल रीइंबर्स यू विथ 1%, बट हियर यू सोल्ड FRA एट 5%, द रेट बिकम्स 6। फॉरवर्ड का याद नहीं है तुमको? ये फॉरवर्ड है, तुमने करेंसी 70 रुपीज़ पर डॉलर पे बाय किया और रेट सपोज करो कि 68 हो गई, तो तुम थोड़ी ना एंजॉय कर सकते हो, तुमको तो 70 रुपीज़ पर डॉलर पे तुमको करेंसी लेनी ही पड़ेगी। सेम लॉजिक चल रहा है, तुमने 5% ब्लॉक कर दिया ना, तुमको हर हालत में 5% ही तुमको मिलेगा। अगर रेट ज़्यादा हो गई तो तुम एंजॉय नहीं कर सकते, तुम इन्वेस्ट एक्चुअली 6% पे करोगे, लेकिन 1% तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये प्लस 1% लिखने के लिए भले लिखो, लेकिन ये लॉस है एक्चुअली सेलर को। सेम लॉजिक यहाँ पे बोलना चाह रही थी तुमको मैं। लुक एट दिस, हियर ही इज अ सेलर ऑफ द FRA, ओके। तो इफ ही इज अ सेलर ऑफ द FRA, he sold FRA at 1.5%, he sold FRA at 1.5, okay, use a logic, sell, buy, sell, you sold at 1.5 and in future the rate became 1.25, loss or gain? Gain, you will buy at 1.25, that's a gain for you, but they're writing ulta, please be careful. And in this case it is proper, you bought FRA at what, 5.25 and the rate became 5.5%, so basically it is a gain for you, 5.5, you bought at 5.25 and you sold at 5.5. इस लॉजिक से शायद करने का कोशिश करो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, और नहीं तो आई थिंक यू शुड बी सॉर्टेड। जिनका मोस्टली FRA बच्चों का अच्छा होता है, डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ। ये क्वेश्चन पता नहीं हर जगह MTP पे, RTP पे, जहाँ देखो ये क्वेश्चन अवेलेबल है, इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन लाइफ में हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए।
A textile manufacturer has taken floating interest rate loan of 40 lakhs on 1st of April 2012. The rate of interest at the inception of the loan is 8.5% per annum. Interest is to be paid every year on 31st March and the duration of loan is 4 years. ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ. A textile manufacturer has taken a floating interest loan of loan लिया 40 लाख का on 1st April 2012. Be careful about the dates. The rate of interest at the inception of the loan is 8.5% per annum. Interest to be paid every year on 31st of March and the duration of the loan is 4 years. ध्यान देना 4 साल का लोन है. In the month of October 2012, the Central Bank of the country releases the following projections about the interest rates likely to prevail in future. On 31st March 2013 at 8.75%, they are projections guys, they are not the realities. On 31st March 2014 at 10%, on 15 at 10.5%, and on 31st March 2016 7.75%. Okay, show how, so you can see that the rate, the textile manufacturer क्या है रिक्वायरमेंट सम की, ये बंदा बोरो करना चाहता है ये और उसको डर लग रहा है रेट बढ़ेगा. आज की रेट 8.5% है बट इन फ्यूचर द प्रोजेक्शंस आर दिस इज़ हायर देन दिस इज़ हायर देन दिस इज़ हायर, दिस इज़ रिलेटिवली ऑन अ लोअर साइड. दैट मीन्स if he doesn't do, he will end up paying very high interest rate and that is why he is wanting to buy a cap. उससे क्या होगा? If he buys a cap at the rate of 8.5%, suppose, show how this borrowings can hedge the risk arising out of the expected rise in the interest rate when he wants to peg his interest cost at 8.5. Okay, then they're writing, assume the premium negotiated by both the parties is 0.75% of 40 lakhs to be paid on 1st October 2012. Before you start, तुम प्रीमियम पे करोगे ना तभी तुम्हारा जो कैप है वो फॉर्मली एक्टिव होगा. एंड द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, ये तुम्हारे काम का, प्रोजेक्शंस तुम्हारे काम का नहीं है. उससे सिर्फ ट्रेंड पता चला कि रेट्स बढ़ने वाली है तो बंदा क्या किया, बंदे ने जाके कैप बाय कर लिया. और क्या प्रीमियम था 0.75%. और जो रेट निकल के आई वो रेट है ये वाली, ये वाली, ये वाली. ओके, एंड दो रेट दे रखी है. आई डोंट नो, ये 8.25 मेरे हिसाब से होना चाहिए. क्यों 8.25 बोल रही हूँ? बिकॉज आई थिंक कोई टाइपिंग एरर होगा, मैं नहीं कह सकती, बट आई थिंक ये रेट जो है 8.25, बिकॉज सी यहाँ पे ट्रेंड ये ज़्यादा था 8.5 से, ये भी ज़्यादा था, ये भी ज़्यादा था और ये कम था, तो सिमिलरली मैंने 8.25 लिया. शो हाउ द सेटलमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स. कुछ भी नहीं करना सम के अंदर में. स्ट्राइक रेट इज़ 8.5%, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इज़ 40 lakhs, तो कैसे चलाना फटाफट करवा दूंगे. तो बेसिकली द फर्स्ट रेट इज़ 10.2%. सो 10.2 मतलब तुमको मिलेगा. तुमने क्या किया है, बाय किया है ना, तुमने बाय किया 8.5 पे और रेट हो गई 10.2, तो तुमको मिलना चाहिए ना. सेल किया मतलब अज्यूम करो दिमाग में कि मैंने अगर सेल किया होगा 10.2 पे, तो 10.2 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 40 lakhs ओनली ना, इंटू 40 lakhs. ओके, सो 68,000 का मेरे को बेनिफिट मिलेगा. देखो तो 68,000 आता है क्या यहाँ पे? इतना सारा मैं नहीं पढ़ने वाली, ये देखो. और प्रीमियम का कंपोनेंट कितना है तुम्हारा? तो प्रीमियम तुम्हारा कितना गया है? प्रीमियम गया है 40 lakhs इंटू 0.75%. सो यू पेड अ प्रीमियम ऑफ 30,000. In the first year only you could save up to 68,000, right? Then in the second year the rate is how much? The second year the rate is 11.5, very high. 11.5 minus 8.5 divided by 100 into 40 lakhs. So 1,20,000 के जितना तुम्हारा सेव हुआ होगा. मैंने ज़्यादा कर दिया क्या? नहीं, ठीक ही तो है. आई थिंक देर इज़ सम डेफिनेटली अ टाइपिंग एरर. वाई? बिकॉज गैस यहाँ पे देखो, अगर 1.7 का कॉमन सेंस, अगर 1.7 का 68,000 आता है तो ओबियस ही बात है कि 3% का तो 68,000 से ज़्यादा ही आएगा ना. फिर भी कर लेते हैं. 11.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 100 एंड इंटू 40 lakhs. इट हैज़ टू बी 1,20,000 ओनली, इट कैनॉट बी 12,000. इसमें एक ज़ीरो और बढ़ा देती हूँ. एंड 9.25, सो 9.25 minus 8.5 divided by 100 and into 40 lakhs will give you 30,000. This is correct, right? And then again, see, they have taken. The buyer of the cap will not receive the compensation as the actual rate of interest is 8.25%, whereas strike rate is 8.5. The call will lapse or the cap will lapse because 8.25, the spot rate is lower than the strike rate basically. So it will lapse and you will borrow at a
तुम्हारे लिए एप्लीकेबल रेट हो जाएगी 8.25%. So because of this, by paying a premium of 30,000, he could save so much of amount, 68,000, then plus 1,20,000 and plus 30,000. तुमने प्रीमियम कितना पे किया? मात्र 30,000. मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पूरा इग्नोर किया. 1,88,000 के जितना तुमने सेव कर दिया. इट्स अ वेरी इजी सम. डोंट गो, ये सोच के मत डर जाना कितना इतना सारा कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग किया हुआ, कुछ भी नहीं. तुम अपने वर्ड्स में लिखो. इतना सारा मैं तो पढ़ भी नहीं रही हूँ यहाँ पे, तुम पढ़ लेना. बिकॉज आई थिंक फॉर मी इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैट हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द लॉजिक. सो यू बॉट अ कैप एट 8.5% एंड द रेट्स टर्न्ड आउट टू बी 10.2, then 11.5 and then what, 9.25. So the call will get a trigger because the rate went beyond the strike rate. Call is exercised when the market goes up. Ninth question, बहुत easy है. A financial institution has entered into an interest rate swap with company X. Under the terms of the swap, it receives 10% per annum, pay 6-month LIBOR on a principal of $10 million for 5 years. ठीक है ना? Payments are made every 6 months. Suppose company X defaults on the 6th payment. यानी कि टोटल मिला के कितना हुआ? टोटल मिला करके हुआ 10 payments. Because if the swap is of 5 years, then there are 10 semesters, and the company suppose defaults in the 6th payment. तो 6, 7, 8, 9, 10 कितना आएगा देखो तो? 5. 1, 2, 3, 4, 5. करेक्ट है. आगे पढ़ते हैं. पेमेंट्स आर मेड. सपोज कंपनी एक्स डिफॉल्ट्स ऑन द 6th पेमेंट. आई थिंक गाइस एक चीज़ का ध्यान देना, ये चीज़ का ध्यान देना कि तुम कहाँ खड़े हो पता है. इफ इट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 semesters. Okay, so basically suppose this is 6. So you are standing here actually. तुम यहाँ पे खड़े हो. Usually in all the sums that you do, तो wherever you stand, जहाँ भी तुम खड़े होते हो ना, we assume that that particular income is sorted. मतलब हम जहाँ पे खड़े होते हैं ना, वो वाला जो पैसा होता है, चाहे वो बॉन्ड का कूपन हो, हम अज्यूम करते हैं सब एक्स हो चुका है, यानी पेमेंट लेना देना हो चुका है. अब हम जो डिस्काउंटिंग करते हैं यूजुअली 7, 8, 9, 10 आई मीन टू से. ओके, दैट मीन्स 2 साल का रिमेनिंग. बट इस साल में क्या बोला, इस सम में रादर क्या बोला, दैट 6th पेमेंट पे डिफॉल्ट करेगा. यानी 4 तो पेंडिंग है, और जहाँ हम खड़े हैं वो वाला भी, उसमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगेगी बिकॉज हम वहीं पे खड़े हैं. ओके, सो दे से दैट व्हेन द इंटरेस्ट रेट is 8% per annum for all the maturities. What is the loss to the financial institution? Assume that 6-month LIBOR was 9% per annum halfway through year 3. Okay? मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि बेसिकली ना ये वाले पीरियड में 9% का रेट है और बाकी ये पूरा 8%. ठीक है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे. Assume that 6-month LIBOR was 9% per annum halfway through year 3. Okay. Now you were going to receive 10% and you were supposed to receive यहाँ पे 6th पीरियड के एंड पे तुम्हें 9 मिलता. ओके, बट बाकी 7, 8, 9, 10 में तुम्हें 8 मिलता, या 8 देना था, सॉरी 10 मिलने वाला था तुम्हें. देखो लिखा हुआ है ना, इट receives 10% and pays 6-month LIBOR. तो अगर एक्स ने डिफ़ॉल्ट किया तो लॉस तो इसको होगा ना, लॉस इसको होगा. बिकॉज आई वॉज गोइंग टू रिसीव 10, यानी 5 times 10%, एंड आई वॉज गोइंग टू पे हाउ मच, 9, 8, 8, 8, 8 and 8. सो इन द फर्स्ट सेमेस्टर आई वुड लूज 1%, एंड इन द रिमेनिंग 4 semesters आई वुड लूज 2% ईच. वो तुमको निकालना है. तो क्या करोगे, रिसीट. तो रिसीट का कर दो 10%, 10%, 10%, 10%. हाउ मेनी टाइम्स, 5 times, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th semester. देन 7, 8, 9, 10 का आएगा 9%, देन 8, 8, 8, 8. डिफरेंस निकालो, 1%, 2, 2, 2, 2 and 2. अप्लाई ऑन द प्रिंसिपल एंड देन टेक अ पीवी. दैट्स आंसर, दैट्स समथिंग एल्स. बट क्वेश्चन देख के ना पता नहीं चलता. सम अगर सोल्यूशन देखा हुआ होता है, इट बिकम्स मच मोर ईजी. नाउ लुक एट दिस. सो 0 में फ्लोटिंग पेमेंट, सी 9, 8, 8, और ये बाकी पूरा सब जगह पे 10 चलेगा, लगाया है. सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 8%, दैट इज द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. यू विल टेक 4% बिकॉज इट इज़ सेमी एनुअल. ये सारा भी तुमको 1/2 करना ही पड़ेगा.
That means 10% is pay per annum, 9% is per annum, all these are per annum. So basically this 1 will become 0.5, 2 will become 1, 1, 1 and 1. Take the difference, apply on the principal component of this 100 lakhs PV factor, and then you are sorted with the net loss to the company would be this, nothing else. सेम कैटेगरी में एक और सम है, ये सम्स मैंने क्लास में जिन बच्चों ने 2021 अप्रैल के पहले जो पीडीज लिया गया क्लास में किया होगा उन्होंने ये सम्स नहीं किए होंगे. TMC Holding Limited has a portfolio of shares of diversified companies valued at, तुमको क्लास में जब मैं पढ़ा रही थी ना तो एक बात मैंने बोला था दैट इफ़ यू एंटर इनटू अ स्वैप, सपोज मी एंड यू आर टू पीपल हु वांट टू एंटर इनटू द स्वैप, देन अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि आई विल गिव यू 10% एवरी ईयर एंड यू गिव मी 12% पर एनम एवरी ईयर, ज़िंदगी भर देते रहो, तो तुम मानोगे? बच्चा बोलेगा ठीक है मैम, मुझे स्वैप्स उतना नहीं आता शायद, बट ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, बिकॉज who would do such kind of transaction? Nobody would do. That means in order to swap to happen, one leg must be floating. Both can be floating, but both can never be fixed. यहाँ पे देखो सम आ रहा है तुम्हारा. TMC Holding has a portfolio of shares of diversified companies valued at rupees 400 crore, enters into a swap arrangement with None Bank on the terms that it will get 1.15% quarterly on notional principal of 400 crore. इसको फिक्स्ड, नेचुरल सी बात है. TMC Holding पोर्टफोलियो होल्ड करती है, ओके तो पोर्टफोलियो में क्या होंगे? शेयर्स. तो शेयर्स के रिटर्न नीचे जाने का डर होगा, तो वो क्या सोच रहा है? सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2, मुझे कोई फिक्स दे दे और मैं उसको फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग मतलब आप उसका सेंसेक्स का रिटर्न दे दो, ऐसा. इन एक्सचेंज फॉर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो विच इज एग्जैक्टली ट्रैकिंग द ट्रैकिंग द सेंसेक्स विच इज प्रेजेंटली 21,600. यानी सेंसेक्स पे जो मुझे रिटर्न, यानी पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न, मैं फंड मैनेजर हूँ, मुझे जो रिटर्न आएगा वो मैं तुमको दे दूंगी और तुम मुझे फिक्स दे दो, ये बात हुई है. ओके, कैलकुलेट द नेट पेमेंट टू बी रिसीव्ड और पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द सेंसेक्स टर्न्स आउट टू बी दिस. तो गाइस यहाँ पे शुरू करेंगे. 21,600 तुम्हारा ये है और ये दिया हुआ है, तो क्या करोगे? कैसे चलाओ अपना 21,860, ये क्वार्टर्स दिया हुआ है सारा, माइनस 21,600 डिवाइड बाय 21,600 इंटू 100 करोगे ना तो ये आ जाएगा. क्या आया? 1 पॉइंट, ये आया तुम्हारा. देन 21,780 माइनस 21,860 डिवाइड बाय 21,860 इंटू 100, दिस विल गिव मी द चेंज कॉम्पोनेंट 0.36 इस तरह से निकाला. तो ये मुझे देना है. ओके तो ये परसेंटेज है सारा, ये परसेंट में ध्यान देना, ये परसेंट है इन सबको. जैसे पहला लगा के देखते हो, 1.2037 डिवाइड बाई 100 इंटू 400 करोड़ करोगे ना तो ये अमाउंट आ गया 4.8148. ये देना है हमें, ये देना है सारा, राइट. और ये हमें लेना है फिक्स 1.15%, राइट. तो नेट क्या आएगा पता है तुम्हें? 4.6 माइनस 4.8148, यानी कि ये हमें देना पड़ेगा. ओके देन 4.6, ध्यान देना 4.6 मुझे देना है. ओके देन नहीं, मुझे आएगा 4.6 माइनस 1.464. दिस इज माई नेट रिटर्न गाइस, दिस इज माई नेट रिटर्न, प्लस ऐड हो जाएगा ना वो. तो 4.6 माइनस 5.5096, दैट मीन्स ये मुझे देना है और ये मुझे लेना है. तो बेसिकली आई हैव टू नेट पे दिस मच. देन अगेन this I have going to receive. So 4.6 minus will again get added up. That's how you have to calculate. So always when you are calculating net, inflow minus outflow. This question quite a lot of students have been asking, though it is not a difficult question. But it has got bootstrapping, bond valuation में spot and forward rate का हम लोगों ने concept पढ़ा हुआ है उसके. और मैंने पढ़ाते समय भी बोला था ये बात दैट वो वाला जो टॉपिक है जिनका क्लियर नहीं है स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट, वो जाकर के SFM एक्सप्रेस में जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के रिविजन कराया हुआ है वहाँ जाके तुम देख सकते हो. बॉन्ड्स का देखना, ओके, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स. तो मैं क्या बोल रही हूँ तुमको कि बेसिकली यू हैव सपोज दिस आर, ये क्या मतलब होता है ये रेट्स का? तुमको आइडिया लगता है? इसका ये मीनिंग होता है, मैं एक बताऊंगी तुमको सारा समझ जाएगा. ये सपोज दिस ईयर 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. तो XYZ के लिए बोल रही हूँ. 0 से लेकर के, ये लेने दो, 0 से लेकर के 1 का रेट जो है ये वाला रेट इज़ 3.86. 0 से लेकर के 4.2 ये रेट है और ये वाला रेट ये वाला है. समझ आ रही है बात? देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट DEF बैंक वुड कोट अंडर 2/3 FRA यूजिंग द कंपनीज यील्ड इंफॉर्मेशन एज कोटेड अबव. समझ आ रहा है? बोल रहा है कि 2/ ये ध्यान दो, एक FRA का ही बनाती हूँ, 0
देन 1 month, 1 year, सॉरी 1 year, 2 year एंड 3 year। वो लोग तुमको क्या बोल रहे हैं पता है? तुमको बोल रहे हैं कि ये यील्ड कर्व है, ये जो है ये यील्ड कर्व है XYZ कंपनी की। तो बताओ अगर यील्ड कर्व है, अगर ये बैंक के पास जाता है FRA के लिए, तो उसको इस मैच्योरिटी के लिए क्या कोट किया जाएगा, ये पूछ रहे हैं वो लोग। तो कैसे निकालोगे? 1+R03, ये वाला 1+R03 रेस्ट टू द पावर 3, 1+R03 रेस्ट टू द पावर 3, उसमें से ये वाला पार्ट तुमको निकालना पड़ेगा, इम्प्लिसिट फॉरवर्ड रेट बिटवीन 2 and 3। लुक एट दैट। तो कैन आई नॉट राइट 1+R03 रेस्ट टू द पावर 3, 1+R02 होल स्क्वायर एंड 1+F23। तो ये जो रेट तुम्हारी निकलेगी ना, ये वाली जो रेट निकलेगी, यही तुम्हारा कोटेशन होगा FRA का, जो तुमको बैंक करेगी डिपेंडिंग ऑन द यील्ड कर्व एप्लीकेबल टू यू। कांट यू सी दैट द यील्ड कर्व for ABC is really not that great, because possibly the credit rating of XYZ is better in the market, but who is bothered about that? Okay, so now same equation guys they have used to calculate. Look at this, देखो 1.0448 रेस्ट टू द पावर 3, ये R02 लिया और निकाल देंगे रेट। तो यानी कि अगर कंपनी XYZ बैंक के पास जाता है और उसको 2/3 FRA यानी 2 साल के बाद 1 साल के लिए FRA का रेट कोटेशन उसको ये वाला होगा, और ABC को सेम तरीके से कोटेशन आएगा 6.38 का। ओके, फिर क्या बोला? तो अज्यूम क्या बाय करना है कि सेल करना है? बोरो, यानी दे विल बाय द FRA ऑफ 100 करोड़, यानी बैंक XYZ को क्या FRA का रेट कोट करेगी 5.04 एंड ABC को क्या कोट करेगी 6.38। ओके, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल बाय XYZ लिमिटेड इफ इंटरेस्ट रेट इन 2 years टर्न्स आउट टू बी 4.5%। यानी कि ये वाले पीरियड में, यहाँ बनाऊँ, ये वाले पीरियड में 0, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर and third year. So your FRA will get a trigger here, no, for this period. So you bought, XYZ bought an FRA at the rate of 5.04 and what happened? The rate turned out to be, for this maturity rate क्या, spot rate क्या हो गई 4.5. So what will happen guys? क्या हो जाएगा? देखो ये ना सम का जो सोल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दे रखा है ना, ये कैप के हिसाब से दे रखा है। I don't know why. If it is an FRA, if it is the FRA, तो FRA के हिसाब से होना चाहिए ना। तो अगर FRA बाय किया था 5.04 में, ओके, और रेट हो गई 4.5, तो व्हाट विल हैपन? योर इफेक्टिव कॉस्ट विल 5.04 ओनली। आई होप यू रिमेंबर कि FRA में रेट कम होने से तुमने फॉरवर्ड बाय किया है। याद करो करेंसी में, इफ यू हैव बॉट अ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ ₹75 पर डॉलर एंड ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी अगर रेट ₹70 पर डॉलर हो जाती है, यू डोंट हैव अ डाउन साइड। तुमको फॉरवर्ड में डाउन साइड नहीं मिलता है। तुम अगर रेट 75 की 80 हो गई तो यू हैव अ राइट टू बाय करेंसी एट 75, बट रेट अगर 75 की 70 हो गई तो तुम्हारे पास में कोई बफर नहीं है, तुमको हर हालत में 75 में लेना ही पड़ेगा। वही लॉजिक से FRA भी चलता है, बिकॉज वो एक फॉरवर्ड है। तो इन्होंने कैप ऑप्शन के हिसाब से सम को सॉल्व किया है, जो कि क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने क्या लिखा है? लैप्स हो जाएगा। वाई वुड लैप्स होने का अलाउड नहीं, तुम्हारा कॉस्ट तो 5.04 ही होने वाला है ना। सो बेसिकली अगर रेट 4.5 की हो गई तो FRA का XYZ को 5.04 माइनस 4.5 का जितना, यानी तुमने बाय किया 5.04 में और तुमने सेल किया 4.5 में, तो लॉस लगा, उतना डिफरेंस तुमको सामने वाले को देना पड़ेगा। इन्होंने क्या लिखा है? लैप्स हो जाएगा। तो तुम्हारा कॉस्ट इज व्हाट 4.5 एंड द प्रीमियम कंपोनेंट इज दिस, एंड इफ द रेट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 5.5 देन इट विल बी एक्सरसाइज्ड because it is like 5.04, तो रेट ऊपर चली गई तो एक्सरसाइज होगा, योर कॉस्ट विल 5.04 एंड प्लस द प्रीमियम कंपोनेंट। बट दिस इज बीइंग सॉल्व्ड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप एंड नॉट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ FRA के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर सोचोगे ना, ओके, अगर FRA के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचोगे तो भले रेट 4.5 का हो चाहे 5.5 का हो, सामने वाले का कॉस्ट 5.04 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। रेट कम हो गई तो डिफरेंस हम पे करेंगे, और अगर रेट ज़्यादा हो गई तो सामने वाला मुझे देगा, एंड दैट्स हाउ FRA वर्क्स। बट आई डोंट नो, दे शुड हैव रिटन अ कैप। आई थिंक वो कंफ्यूज करके क्या उनको देना था। दैट इज द रीजन गाइज, बट यू कैन राइट डाउन अ नोट। अब देखो एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना। मैं क्या बोलूँगी इसके अंदर में, आई कांट स्पीक एनीथिंग ऑन दैट, बट इट्स रियली, आई नो इट्स वेरी पेनफुल। आई टेल यू समथिंग,
मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बच्चे, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ दूसरी फैकल्टीज़ ख़राब हैं, वो उनको नहीं आता है, मेरे ही बच्चे ज़्यादा अच्छे, ऐसा कुछ नहीं मैं कमेंट कर रही हूँ, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब भी बच्चा डाउट पूछता है ना, व्हेनेवर द स्टूडेंट इज आस्किंग मी अ डाउट, he or she is asking me a doubt because there is the solution of ICI is wrong. He or she is not, because whatever they have learned in the class, और रॉन्ग सोल्यूशन देखता है बच्चा तो उसको लगता है मैं गलत हूँ, इंस्टीट्यूट तो सही है। उस केस में बच्चे को गड़बड़ लगता है और फिर वो डाउट पूछते हैं। तो गाइस तुम शांति से रहो, यू आर मेंटली वेरी वेरी good in terms of the knowledge and everything, and I really wish you again all the best to all the students, whether they have done with me or not, doesn't matter at all. If you are watching this lecture any which ways, you are my student. Thank you so much.